अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आवाज़ की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबी को मीरपुर। शाबाश मेरे शेर, तुमने ये एक काम मुकम्मल करते मेरा दिल खुश कर दिया। आकाश राजी दाता बख्श के बेहोश वजूद को देखते सरशार शराजी को खुद से लगाए खुशी से फखरी अंदाज में बोले, वापस आई, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, अभी देखें मैं इसका क्या हाल करता हूँ। सरशार अपने बाप को इतना प्यार मिलते देख खुशी से महव गुफ्तगू हुआ, नहीं इस कमीने इंसान को तो मैं खुद अपने हाथों से मौत दूंगा। इससे पहले आकाश राजी को जवाब देते फैसल शाह जो वहाँ नाजिल हुआ था इनकी बातें सुन गुस्से से बल डालते दाता बख्श को देखा जो बेहोशी की हालत में था। ठीक है आप दोनों फिर इस आदमी को देख लेना, वो इतना कहते आराम से गया। चूंकि इसको अचानक से याद आया था कि इसको बहरोज के डेरे पर ले जाना है जहां वो लोग रात को पार्टी करने वाले थे। उठ साले उठ, फैसल शाह दाता बख्श को बेहोशी हालत में झगड़े धाड़ा तो वकाश राजी पानी का जग डालते खाली जग उसके भदे पैरों में पैर चला गया। आह, दाता बख्श की चीख सुनसान वहरान फैक्ट्री में गूंजी। वो फैसल शाह और वकाश राजी को देख साकित हुआ था जबकि इसने याद करने की कोशिश की थी कि वो तो कुछ देर पहले सुल्तान शाह लोगों के पास था, लेकिन इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि कल तक सुल्तान शाह के पास था। सारी रात इसको गाड़ी में लाते अगली सुबह मीरपुर पहुंचा लाहौर। मुझे तो इस गफ्फार चौधरी की समझ नहीं आती, वो आखिर हमसे चाहता क्या है, उसकी कहानी ही खत्म नहीं हो रही। अभी क्या साबित करना चाहता है। सफदर शाह सभी खानदान वालों को इकट्ठा जमा दे नागवारी से मुंह बना गए। तू क्यों इतना खामोश है। सरहान जो खामोशी से बैठा हुआ था ध्यान को इसको हल्के से कहनी मारते साथ इस्तफार कर गया। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अगर गफ्फार और दाता बख्शी बातें दुरुस्त हुई तो क्या होगा फिर। सरहान ने भरते अपनी परेशानी बयान की। साईं आपके मेहमान आ गए, लाजिम ने सर झुकाए बताया। तो सुल्तान शाह ने इस मेहमानों को लाने का इशारा किया। खुदा जानता है यहाँ क्या होने वाला है। नाज बेगम खुद उलझी पड़ी थी। हमीदा और शबाना को देखते बड़बड़ाई। गफ्फार ने इस बार सबको लाहौर में ही जमा होने का कहा था। सभी उलझे हुए थे इसीलिए वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ इस वक्त सभी सिर्फ बड़े ही मौजूद थे। देखो गफ्फार, जो भी बात करनी है साफ साफ करना, ज्यादा पहेलियां बूझने की जरूरत नहीं। सुल्तान शाह इसको आराम से विराजमान होते देख मूंछों को मरोड़ते बोले, यहाँ एक फर्द की कमी है। गफ्फार सुल्तान शाह की बात सुनते सब पर एक नजर डालते बोला, सबको सलाम। बुरहान जब अपने काफले के हमरा पहुंचा था खादिम लोगों को वही खड़े होने का इशारा देता अमाद के हमरा सीधा लाउंज में दाखिल हुआ। शाह अकरम सुल्तान शाह सभी बुरहान को देख हैरान हुए। बहुत शुक्रिया बुरहान शाह कि तुम यहाँ तशरीफ लाए। हम घर क्यों आए हैं। अभी इनकी गाड़ी घर के बाहर ही रुकती ही थी कि अयान जर को देखते साथ ही तेजी से पूछ गया, यहाँ आज कोई बहुत खास बातें होने वाली हैं इसीलिए तुम सबको अपने साथ लाया हूँ, हम सब चुप कर कर बातें सुन सकें। जर आयत और हूर को लजते देख धीमे से बोलते साथ ही गाड़ी से नीचे उतरने का कह गया। ये ठीक बात नहीं, आयत ने फौरन से वार्न किया। आयत खामोशी से चलो, देखो तुम्हारा शोहर भी यहाँ मौजूद है, क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो यहाँ खानदान की किसी मीटिंग में शामिल होने वाला है। जर जो इन लोगों के साथ डिफेंस वाले घर में दाखिल हुआ था साथ ही बुरहान की गाड़ियों को खड़े देख आईब्रोज का आकर पूछा, जबकि आयत खामोश हुई मुंह बना गई। जिसने जर को इसके सवाल का जवाब मिल गया था। चलो, हूर जर को घूरते आगे बढ़ी तो अयान और आयत भी पीछे ही लपके। कहो जो कहना चाहते हो, जल्दी से बयां करो, हमें और भी बहुत जरूरी काम है। सर गफ्फार के बुरहान से ज्यादा ही बातें करते देख तंग कर बोला। आयत लोग जो किचन के बैकडोर से अंदर आए थे दबे पांव किचन से निकलते आहिस्ता से लाउंज के दाखिली रास्ते से अंदर झांकना शुरू किया। कैसे हो दाता बख्श, मुझे तो लगा था कि अभी तक मर गया होगा, अपने मुराद शाह के पास पहुंच गया होगा, तो इसके बिना नहीं रह सकता, तो अभी तक कैसे जिंदा है। फैसल शाह जो इसको बिल्कुल दाता बख्श के सामने चेयर पर विराजमान हुआ था इसको गहरी नजरों से रखते दरियाफ्त किया। फैसल शाह, मुझे मौत कैसे आ सकती थी, तेरे गुनाहों का सिला तुझे मिलते देख ही जाने की रब से दुआ मांगी थी। तुम लोगों का वक्त खत्म होने वाला है, जितना भागना है इस बार फैसल शाह एक ही बार में भाग लो। दाता बख्श कहर आलूदा नजरों से फैसल शाह और वकाश राजी को देख कहा, देखो दाता बख्श, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें बख्श दूं तो मुझे शराफत से बता दो वो कैमरा कहाँ है जिसमें हमारी वीडियो थी। फैसल शाह उसकी बातें सुन अपने कान को खींचते सबकी इंतहा को पहुंचा तो साथ ही चबाते पूछा, क्या लगा था तुम ऐसे मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जानते हो इतने सालों तक तुम लोगों से क्यों भाग रहा था, इसके पीछे एक मकसद था। आज मेरा वो मकसद पूरा हो गया। कोई डर नहीं मौत का, मारना चाहते हो तो मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल पर जो बोझ था आज मैंने अपने दिल से हल्का कर दिया। मेरे बाबा मुराद साईं आज मुझ पर खुश होंगे, मैंने इनसे किया वादा जो पूरा कर दिया। क्या मकसद था तेरा। फैसल शाह गुस्से से दाता बख्श का मुंह नोच गया तो वह दर्द से करा उठा। बता वो कैमरा कहाँ छुपाया है। काश राजी भी आगे हुआ था और दाता बख्श के कमजोर बालों को हाथ में पकड़े खींचा। वो कैमरा वही है जहाँ इसको होना चाहिए, मुराद शाह के चिराग
اس کے بیٹے کے پاس، جو کہ تم لوگوں کی موت کیسے ہونی چاہیے وہ خود طے کرے گا۔ داتا بخش پوری جان لگائے دھاڑتے بولا تو فیصل شاہ نے اس کا منہ چھوڑا، جیسے مرضی کرو، زر شاہ کا کام تمام کرو، اس سے پہلے کہ وہ کیمرے کی ویڈیو دیکھے ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ فیصل شاہ اور وقار شرازی سے بولا تو وقار شرازی کا کال ملانا شروع ہوا۔ کون چراغ زر شاہ؟ داتا بخش زندگی سے بھرپور مسکرایا۔ وہ تکلیف میں تھا لیکن پھر بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ تجھے یاد ہے فیصل شاہ، تو نے لندن میں مجھے دھمکایا تھا اور تو چاہتا تھا کہ میں اپنے میر مراد شاہ کے چراغ کو ختم کر دوں۔ داتا بخش جس کے دانت سے خون نکل رہا تھا تھوکتے ساتھ ہی فیصل شاہ کو یاد دہانی کروائی۔ سلطان شاہ، اس بار جو کہنے آیا ہوں وہ بات آپ سب کی زمین ہلا دے گی، اسپیشلی برہان شاہ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہوگا۔ جانتا ہوں آپ سب کو یہ سن بہت تکلیف ہونے والی ہے، مگر کیا کروں، مجھے بھی ایک فیصلے تک پہنچنا ہے اور یہاں یہ باتیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھو برہان شاہ، تم ایک بہت کامیاب انسان ہو، تمہارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ امید رکھتا ہوں یہ سب باتیں سننے کے بعد تم اس کو سمجھ جاؤ گے۔ فار چودھری برہان کو سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سنگل صوفے پر بیٹھے دیکھ بولا، سبھی نفوس وہاں نوس موجود تھے الجھے۔ مجھے بتا تو زر کا نام سن ہنسا کیوں؟ وقار شرازی کو داتا بخش سے ان کو ڈرانا اور آگے سے زبان چلانا آگ لگا گیا تھا۔ وہ داتا بخش کے چہرے پر 2 تھپڑ مارتے ساتھ ہی گھرایا۔ کیوں زرشاہ؟ میرے میر بابا مراد سائیں کا چراغ نہیں ہے؟ زرشاہ میر سائیں کا بیٹا نہیں ہے۔ داتا بخش بھی لال ہوتی آنکھوں سے بلند آواز میں چیخا۔ فیصل شاہ جو بہت سکون سے چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا سن بے یقینی سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ وقار شرازی بھی چونکا تھا۔ جھوٹ مت بول، کیا بکواس بول رہا ہے؟ فیصل شاہ نے اب کے داتا بخش کو گریبان سے دبوچا۔ یہ ایسے ہی بک رہا ہے فیصل شاہ، یہ چاہتا ہے ہم ان باتوں میں پڑیں، کیمرے کو بھول جائیں۔ ویسے بھی یہ جو ماضی کی باتیں تجھے یاد کروانا چاہتا ہے ان سے کون سا تیرا کام کیا ہے؟ اگر سالہ تبھی مراد کے بیٹے کو ختم کر دیتا جب وہ پیدا ہی ہوا تھا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس نے اس کے بیٹے کو مارا ہی نہیں، جس وجہ سے آج ہم ایسے ایک کیمرے کے لیے اس کے آگے جھکے ہیں۔ وقار شرازی کا بس نہیں چلا تھا کہ ابھی داتا بخش کو جان سے مار دیتا۔ داتا بخش جو پوری طرح ڈھال ہو چکے تھے دونوں کی حالت سے لطف اندوز ہوتے جان لیوا کہکا لگا گیا۔ وقار شرازی، اس بار تیرے خاندان کا نام مٹے گا۔ فیصل شاہ، تیرا تو کچھ بھی رہنے والا نہیں، تجھے کیا لگا تو میری بہن پر ظلم کرتے اس کے بیٹے کو دور کرتے خوش رہ لیتا؟ فیصل شاہ، تجھے موت کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا چونکہ تیری گناہ ہی اتنے بڑے ہیں۔ تو نے جو کچھ کیا وہ اس بار سب کچھ تیرے سامنے آنے والا ہے۔ ویسے اگر تیرے دوست کو یاد ہے تو نے مجھے میرے میر سائیں کے بیٹے کو ختم کرنے کو کہا تھا، تو پھر تجھے اور بھی اچھے سے سب کچھ یاد ہوگا۔ چل اب تو وقار شرازی تو بھی میری باتیں دھیان سے سن۔ یہ کون ہے؟ ایان، جو آیت اور حور کے درمیان ہی واقع ہوا تھا، سرگوشی کرتے غفار چودھری کا پوچھا۔ یہ وکیل ہے میرے بابا کا۔ حور جو پوری طرح وہاں کان لگائے ہوئے تھی ایان اور آیت کو دیکھ بول سر کو کہا۔ حور ایان اور آیت کو دیکھ چوتھے نفوس کا پوچھ گئی جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ذرا گارڈز کو کہہ کے آئے کہ وہ لوگ کسی بھی کو بھی بتائے نا کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں، اسی لیے وہ باہر ہی گیا ہے۔ ایان حور کو فکر سے پوچھتے دیکھ تفصیل سے جواب دے گیا، زرشاہ مراد شاہ کا بیٹا نہیں، یہ ثبوت ہمیں مل چکا ہے۔ اگر سب کو یاد ہو تو زر کی پیدائش لندن میں ہوئی تھی۔ غفار چودھری نے سب کے چہروں پر شکن پڑتے دیکھی، جبکہ زرشاہ مراد شاہ کا بیٹا نہیں۔ یہ سن برہان جو آرام سے بیٹھا تھا ٹانگ نیچے کرتے ماتھے پر الجھن کی لاتعداد شکنیں ڈالی۔ ہمیں سب کچھ یاد ہے، ثبوت دو۔ سلطان شاہ کی آواز بلند ہوئی، یہ کہ بکواس کر رہا ہے آدمی؟ ایان ساکت ہوتا تھوڑا اونچی آواز میں بولا، جبکہ آج سن حیران ہوئی۔ ایان بھائی، ابھی یہ سب باتیں سن لے پھر تفصیل سے بتاؤں گی۔ وہ نے خاموش رہنے کا جیسے کہا، جب تو نے مجھے میرے سائیں کے چراغ کو ختم کرنے کا بولا، مجھے تو جانتا ہے تو میں نے کیا کیا؟ داتا بخش فیصل شاہ کو دیکھتے بولنا شروع ہوا تو وہ گھبرایا، جانے کیا بم گرانے لگا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھاتے وہیں اسی اسپتال میں دوسرے بچے سے تبدیل کر دیا۔ میں سمجھ گیا تھا تو اگر آج اس کو مارنے کی کوشش کرے گا تو پھر آگے تو اسے ایسے پیچھے پڑے گا، اسی لیے میں نے تبھی وہ کام کر دیا جس سے اس کی جان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ کیسا میرا یہ راز سن کر داتا بخش وقار شرازی اور فیصل شاہ کی حالت خیر ہوتے دیکھ تنزیہ مسکرایا۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ فیصل شاہ کا اندر تک گلا خشک ہوا تھا۔ میرے میر سائیں کے چراغ کو تم لوگ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے داتا بخش۔ مسکراتے ساتھ ہی ان کے زخموں پر نمک لگا گیا۔ ارے آگے کی کہانی تو سن لو داتا بخش۔ فیصل شاہ اور وقار شرازی کو کھڑکی کی طرف دیکھتے پکار گیا تو وہ دونوں وہیں رکے۔ کہاں ہے اس کا اصل بیٹا؟ جلدی بتا، نہیں تو ابھی مار دوں گا۔ وقار شرازی غصے سے گن لیتے داتا بخش کے سر پر رکھتے دھاڑا تو وہ ہلکے سے مسکراتے فیصل شاہ کو دیکھ گیا۔ فیصل شاہ کا دماغ کام کر رہا تھا یا پوری طرح دماغ بند ہو گیا۔ ارے اپنے جگری دوست سے پوچھو، جانتے ہو اس کو وہی اسی ہسپتال میں ایک اور بچے کی پیدائش پر بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تو پورے خاندان میں مٹھائیاں بھی بانٹی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا فیصل کی کسی کی پیدائش پر اتنا خوش ہو سکتا ہے، جتنا میرا خیال اتنا خوش
تو یہ اپنی سگی اولاد جمال شاہ کی پیدائش پر بھی نہیں ہوا تھا۔ داتا بخش تنزیہ بولتے فیصل شاہ کا ایک راز پرکاش رازی پر لگے ہاتھ عیاں کر گیا۔ وہ جمال شاہ کا سچ سن ساکت ہوا۔ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ فیصل شاہ کو لگا تھا جیسے وہ ابھی مر جائے گا۔ اس کو داتا بخش کی بات بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ صبر رکھو، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے؟ داتا بخش کو اس کا ایسے ڈراوا وہ چہرہ دیکھ جیسے دل میں سکون اترا تھا۔ غفار چودھری ہمیں اچھے سے پتا ہے زر کی پیدائش لندن کی ہے۔ اب آگے بھی بولو۔ سلطان شاہ کا بھی جیسے تیزی سے پکڑ چکا تھا۔ اسی اسپتال میں جب مراد شاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو اسی خاندان کے سلمان شاہ کے ہاں بھی ولادت ہوئی تھی۔ برہان شاہ بھی اسی اسپتال میں اسی دن ہی دنیا میں آیا تھا۔ برہان کا نام سن سلمان شاہ بھی پریشان ہوتے، کبھی سلطان شاہ کو تو کبھی غفار کو دیکھتے۔ حمیدہ بیگم بھی گھبرائی، یہاں کیا ہونے والا ہے؟ سبھی کے دل خوف میں مبتلا ہوئے۔ جانتے ہو میرے میر سائیں کا اصل بیٹا کون ہے؟ فیصل شاہ ڈرتے داتا بخش سے دور ہوا تھا۔ اس کے مسکراتے چہرے سے سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ پرکاش رازی جو الجھا ہوا تھا فیصل شاہ کی حالت دیکھتے گھبرایا۔ میں نے میرے میر سائیں کا چراغ تمہارے سلمان شاہ بھائی کے بیٹے سے بدل دیا تھا۔ اس بد دماغ میں کچھ سمجھ آیا یا نہیں؟ اگر نہیں آیا تو پھر سے بتاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیصل شاہ کی جیسے سانس رکی تھی۔ یہی سچ ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ برہان شاہ میرے میر مراد شاہ کا بیٹا اور اس جگیر کا وارث ہے۔ داتا بخش فیصل شاہ کے ساتھ ساتھ پرکاش رازی کو بھی شوق کر گیا۔ صدیق غفار صدیق کو آگے ہوتے لیپ ٹاپ کے سامنے دیوار پر لگی LCD کے ساتھ اٹیچ کرتے اس کو چلانے کا بولا۔ جس دن یہ دونوں بچے وہاں پیدا ہوئے تب وہاں کچھ ہوا جس سے سب لوگ انجان ہیں۔ غفار صدیق کو لیپ ٹاپ لگاتے دیکھ آرام سے بولا، جب داتا بخش نے مجھے یہ خط میں یہ پیغام بھیجا زر شاہ مراد شاہ کا بیٹا نہیں، تو میں شک میں اور سوچ میں پڑ گیا۔ اگر وہ بیٹا نہیں تو بچہ بدلا کب؟ پھر درمیان میں آیا، اس کا مطلب جب بچہ پیدا ہوا تبھی بچہ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ عورت چلی ہے۔ جس دن وہاں مراد کا بچہ پیدا ہوا یہ اس دن وہاں نرس کی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ جیسے ہی مراد کا بیٹا پیدا ہوا سب سے پہلے وہاں اس بچے کو دیکھنے والی یہ عورت تھی۔ جنت بھابی بچے کو نہ دیکھ سکی تھی کہ یہی نرس بچہ وہاں سے لے گئی کہ بچے کو صاف کرتے کپڑے پہنا کر لائے گی۔ میں نے مشکل سے اس عورت کو اب ڈھونڈا تو اس نے مجھے بتایا ایک شخص اس کے پاس آیا تھا اور اس نے بولا اس بچے کی جان خطرے میں ہے، وہ چاہتا ہے وہ یہ بچہ کسی دوسرے سے فی الحال بدل دے۔ عورت کے مطابق وہ پہلے تیار نہ تھی، مگر جب اس آدمی کو کسی کی کال آئی تو مجبوراً اس کو مجبوری میں کرنا پڑا۔ جانتے ہو وہ آدمی کون تھا جو بچے کو تبدیل کرنا چاہتا تھا؟ داتا بخش۔ غفار سب کے چہروں پر پریشانی گھبراہٹ دیکھ تیزی سے بولا۔ تبھی اس عورت نے داتا بخش کو بتایا کہ یہاں ایک اور فیملی کا بچہ پیدا ہوا ہے جو لڑکا ہی ہے۔ داتا بخش پہلے انجان تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مراد شاہ کے بچے کی آنکھیں دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ بچے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو دوسری فیملی تھی وہ کوئی اور نہیں سلمان شاہ کا بیٹا تھا، جس سے داتا بخش نے مراد کا بیٹا بدل دیا۔ سب جو ساکت آہستہ آہستہ سمجھ رہے تھے، غفار کے ایک دم سے بولنے پر سبھی کے چہرے کے رنگ اڑے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سلطان شاہ ہمت کرتے اٹھے، بلند آواز میں دھاڑے تو آئے لوگ جو لاؤنج میں کے باہر کھڑے تھے ڈرتے ساکت ہوتے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہوئے۔ یہی سچ ہے سلطان شاہ، مراد کا بیٹا زر شاہ نہیں بلکہ برہان شاہ ہے۔ غفار بھی اپنی نشست سے اٹھتے کھڑا ہوا، باقی سب بھی ساکت ہوئے کھڑے تھے۔ آج تو شوقت ہوتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور کو لگا تھا وہ جیسے ابھی تک اپنے بھائی سے انجان ہے۔ برہان جو ہنوز اپنی جگہ پر ویسے ہی جمع ہوا تھا ہلکے سے مسکرایا۔ بھائی صاحب اپنے اس وکیل سے بولے اپنی یہ بکواس باتیں اپنے منہ میں ہی بند رکھے، یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے۔ سلمان شاہ بھی بلند آواز میں دھاڑے۔ حمیدہ بیگم جو پوری طرح ڈر گھبرا چکی تھی ناز بیگم کو دیکھتے مشکل سے نیچے مر لوگوں کو دیکھا۔ میرے منہ کو بند کرنے سے یہ سچ بدل نہیں جائے گا۔ یقین نہیں آ رہا تو ٹیسٹ کروا کے دیکھ لو دونوں بچوں کا۔ مراد کا بیٹا برہان شاہ ہے اور سلمان شاہ تمہارا بیٹا زر شاہ ہے۔ غفار نے یہ کہتے ساتھ ہی برہان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو برہان شاہ؟ غفار باقی سب کو چھوڑ برہان سے مخاطب ہوا۔ میں ہنسوں نہ تو اور کیا کروں؟ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے مسٹر غفار، جو آپ ایسے میرے اور زر کے رشتوں کو الجھا رہے ہیں۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز یہ باتیں بند کریں، اپنی کاروائی آگے بڑھائیں۔ برہان جو ہنوز مسکراتے کھڑا ہوا تھا غفار چودھری کے قریب آتے مسکراہٹ کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی۔ جانتا تھا تمہیں یہ باتیں مذاق ہی لگیں گی، مگر یہی تمہاری زندگی کا سچ ہے۔ تم اس ویڈیو میں عورت کی باتیں اچھے سے سنو اور ساتھ میں پکس بھی دیکھو جس میں داتا بخش نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ مراد شاہ اس وفادار داتا بخش کو داد تو دینی پڑے گی کہ وہ کچے کام نہیں کرتا۔ اس نے اس عورت کو ثبوت کے طور پر وہ پکس کھینچ کر اچھے سے سنبھال کر رکھنے کو بولا تھا۔ جاؤ، غفار چودھری برہان سے بولا تو برہان تیزی سے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا اور اس کو پلے کیا۔ جیسے جیسے وہ عورت کہانی بتا رہی تھی سب کے حیران کن تاثرات چہرے پر ابھر رہے تھے۔ اور جو لاؤنج سے باہر تھی تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سرحان جو ساکت کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو دیکھ گیا۔ وہ بھی ہنوز ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی داتا بخش کی تصویر سامنے آئی جس سے وہ نیلی آنکھوں والا بچہ ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، حمیدہ بیگم نے
ये यकीनी से रोते चाहिए। गफार हूर को एक नजर देखा आगे हुआ। जानता हूँ बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन यही हूर शाह का सच है। वो इतना बोलते आराम से गया तो सुल्तान शाह भीगी आंखों से बुरहान को देखे गए कि यहाँ क्या यही सच है। सफदर शाह का तो चेहरा खुशी से निडाल होता झूम उठा कि बुरहान शाह मुराद का बेटा है। सबको आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदतें याद आती, साथ ही शक्ल भी यकीन हुआ। भाई साहब, बुरहान सिर्फ मेरा बेटा है, मैं बता देता हूँ। मैं नहीं मानता, बंद करो ये वीडियो। सलमान शाह बुरहान को इतनी गौर से सब कुछ देखते देख डरते घबरा कर उसके हाथ से लैपटॉप छीन गए। वो नीली आंखों में चमकता पानी अच्छे से देख गए थे। तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, कोई ज़रूरत नहीं इन बकवास बातों को सोचने की। मैं अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊंगा, कभी वापस मुड़कर पाकिस्तान नहीं देखूंगा। नाज बेगम, शबानम, हमीदा सभी नीचे आई थी। असलम शाह कुछ नहीं समझ आया था। आयत भी अंदर गई थी, जबकि इसने अयान को जर को यहाँ से ले जाने का बोला दिया था। सर चल यहाँ से। अयान जो अंदर का माहौल देख आया था, अपने चेहरे को नॉर्मल रखते जर से कहा, यार अभी तो मैं अंदर जाना था, क्या बातें हो रही हैं। ये अली भी ना सर खा गया मेरा। वो अपने फोन की तरफ इशारा करते बोला तो अयान ने इसको देखते कंधे से पकड़ा। मैंने कहा ना अभी तो मेरे साथ चल, ऐसे ही फालतू बातें चल रही हैं, मेरे तो कान पक गए। वो उसको गाड़ी की तरफ ले जाता बोला, वो दोनों कहाँ हैं। सर जो गाड़ी में बैठने लगा था अयान से आयत और हूर का पूछ गया। वो आ जाएंगी, अभी तो बस मेरे साथ चल। अयान इतना कहते गाड़ी में बैठा तो जर भी आराम से जल्दी से बैठा। सुल्तान शाह लॉन में खोलने वाले खिड़की से जर को गाड़ी में देख साकित हुए। सरहान इसका चेहरा देख साकित हुआ। सुल्तान शाह भी अपने बेटे को देख हैरान हुए। शाह, सुल्तान शाह जिसकी आवाज भीग चुकी थी मुश्किल से निकली तो सरहान सब कुछ छोड़ सर के पीछे भागा। वो गाड़ी लेते तेजी से निकल चुका था। सरहान भी अपनी गाड़ी में सवार होते पीछे ही निकला। इसको लगा था शायद जर ने सब कुछ सुन लिया है। बुरहान शाह मुराद और मेरी बहन जन्नत का बेटा है, मुझे तो ये सब जैसे एक ख्वाब लग रहा है। सफदर शाह जो खुश हो चुका था बुरहान को खड़ा करते उसके खुद से गले लगा गया। देख सुल्तान शाह, ये हमारा खून था, इसीलिए ये लंदन से सीधा पाकिस्तान में आता मीरपुर का बन गया। इससे साबित होता है ये मुराद का बेटा है। सफदर शाह सबको साकित देख इस बात पर यकीन करने का बोल रहा था। बुरहान तेजी से लंबे ढक भरते लाउंज से निकला तो अमाद भी गया। आयत इसको ऐसे बिना किसी को देखे भाग जाते देख डरते इसके पीछे लपकी, मगर वो अपने काफले के हमरा निकल चुका था। आयत को कुछ समझ ना आई, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स थी कि अमाद उसके साथ ही गया है। मैं नहीं मानती, बुरहान सिर्फ मेरा बेटा है, मैंने अपने हाथों से इससे अपने लाल को पाला है, ऐसे कैसे हो सकता है। हमीदा बेगम रोते पूरी तरह चीखी तो नाज बेगम भी रोते खामोशी से अपने शौहर को देखना शुरू हुई जो खुद परेशान हो चुके थे। दत्ता बख्श, वो कैमरा कहाँ है। कर्श राजी का गला जैसे खुश्क हुआ था। वो कांपते हाथों से दत्ता बख्श को पकड़ते घुराया। वो कैमरा मेरे छोटे बाबा बुरहान शाह के पास है, मैंने वो कैमरा तो कब का इनको दे दिया। दत्ता बख्श इसके हाथ कांपते देख अंदर तक खुश्क हुआ था। वो उसका गला छोड़ एक नजर फैसल शाह के डालते वहां से निकला तो फैसल शाह भी अपना खौफ छुपाते पीछे ही गया। मामा मुझे मीरपुर जाना है, वो अकेला वहाँ क्या करेगा। आयत को जैसे ही उम्माद ने बोला कि वो मीरपुर निकल चुका है, आयत हमीदा बेगम और अपनी माँ लोगों को देखते बोली, ठीक है बेटा तुम तैयार हो जाओ और मीरपुर के लिए निकलो। नाज बेगम जो करीबी मौजूद थी इसको तैयार होने का कहती आराम से उठी। कहाँ है बुरहान शाह। सुल्तान शाह जो अपने रूम में ही बैठे हुए थे नाज बेगम को आते देख पूछे। वो मीरपुर चला गया शाह साईं, आयत को कह दिया है मैंने कि वो भी चली जाए। नाज बेगम जिसकी आंखें खुद भी झुकी थी दुपट्टे से आंखें साफ करते साथ ही बेड की तरफ बैठी। शाह साईं क्या सोच रहे हैं। नाज बेगम अपने शोहर को सोच में डूबे देख करीबी बैठी पूछ गई। क्या सोचूंगा, मैं बस सोच रहा हूँ अभी हमें क्या करना चाहिए। दिल कह रहा है जो गफार कह रहा है वो सब सच है। बुरहान को जब जब हमने देखा है हमें मुराद शाह की परछाई लगा है। वो हमारे जिगर मुराद शाह का टुकड़ा है। हमारा दिल झूम उठना चाहता है। मैं इस शाह को अपने गले लगाते मुराद को जी जाना चाहता हूँ। सुल्तान शाह की आंखें भरी थी और साथ ही बहना शुरू हुई। फिर सोचते हैं अगर वो मुराद का बेटा है तो हमें इसको मीरपुर से निकालना होगा। अगर किसी को मीरपुर में पता चल गया वो हमारे मुराद का बेटा है तो सब दुश्मन इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ करना होगा। सुल्तान शाह जैसे फिक्रमंद हुए थे। नाज बेगम भी इनके कंधे पर सर रखते रोना शुरू हुई। मीरपुर, अमाद तुम कहाँ हो। आयशा कितनी देर से बुरहान का इंतजार कर रही थी कि वो घर आएगा। रात के 12 बजे अमाद को एक बार फिर कॉल करते पूछा, आज फिक्र नहीं करो मैं उसके साथ हूँ। वैसे भी वो खामोशी से बैठा हुआ है। अमाद इसको खामोश बैठे थे। सरसरी से देखते आयत को बताया गया, अमाद प्लीज इसको बोले एक बार घर आ जाए, मुझे बात करनी है। उसका फोन बंद क्यों जा रहा है। बेड पर बैठी आयत साथ ही अमाद से इल्तिजा कर गई। आयत मैं देखता हूँ वो जैसे खामोश है, मुझे उसकी खामोशी से बहुत कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। वो सरदा भरते आयत को बोला तो साथ ही बुरहान को उठने तक गाड़ी की तरफ बढ़ते देख फोन काट गया। हेलो, कैसा खौफ। आयत जो अभी फोन पर ही थी अमाद की बात सुन डरते फिर से पूछा जबकि फोन बंद हो चुका था। या अल्लाह। वो फोन बेड पर रखते मुंह पर उठाते सिर्फ इतना ही बोल पाई थी, बुरहान। आयत इसके बैठे बैठे आंख लग चुकी थी। एकदम से उठते सामने खिड़की के पास बुरहान को देख उठी। आयत वैसे ही बिना दुपट्टे के सोफे से उठते बुरहान की तरफ लपकी।
तुम कब आए? आयत इसको खिड़की से बाहर देखते देख उसके आगे होती खड़ी हुई। प्राण जो सिगरेट की कश भरा था, इसको देख नीली आंखें वैसे ही गैर मरई नुक्ते पर टिकाई। आयत इसको सिगरेट की स्मेल नागवार सी लग रही थी। खुद पर जब्त रखते बुरहान के लिए वो बर्दाश्त कर गई। बुरहान आयत इसको वैसे ही खड़े देख उसके सीने से लगी। वो इसको ऐसे देख अपना सिगरेट जो हाथ में पकड़ा हुआ था फेंक गया। उसकी आंखें एकदम बड़ी थी। प्लीज इतना मत सोचो, मैं नहीं जानती तुम क्या फैसला लेने वाले हो। क्या तुम वो सब बातों को सच मान रहे हो या नहीं, मुझे वो भी जानना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं तुम्हें बिखरते हुए नहीं देख सकती। आयत की आंखें भी बड़ी हुई थीं। वो जानती थी कि बुरहान के लिए ये वक्त किस कदर आजमाइश वाला बना हुआ है। मैं नहीं मानता कि मैं मुराद शाह का बेटा हूँ, सिर्फ अपनी माँ हमीदा और सलमान शाह का बेटा हूँ। मैं गफ्फार चौधरी को सच दिलाऊंगा। वो अभी भी बेजिद था कि वो सिर्फ अपने माँ बाप सलमान शाह और हमीदा का बेटा है। माजी मरजान साईं आप कब जाएंगी? मुराद जो गहरी नींद में सो रहा था अचानक से करवट जन्नत की तरफ ले गया तो इसको सामने खुद को तक के देख एकदम से लेटे से उठ बैठा। मिर्जान साईं आप उठ क्यों गए? सो जाओ। वो इसको वापस से लेटने का कहते बच्चों की तरह मुंह सोर गई, जैसे इसका पसंदीदा काम ही वो खलल डाल गया था। तुम क्यों जाग रही हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वो इसको ऐसे करते देख फिक्र से पूछ गया। जब मुझे कोई पेन हुआ तो मैं सबसे पहले मेरी जान साईं आपको ही बताऊंगी। बेफिक्र है, अभी सोचा है, मैं कुछ सोच रही थी, सब कुछ खराब कर दिया। वो रोने के लिए नीली आंखों में पानी भर गई। क्या सोचा जा रहा था? हमारी मिर्जान साईं हमें नहीं बताएंगी। वो इसको मोहब्बत से खुद के सार में हल्के से लेते बोला तो अपने गुलाबी होंठ बच्चों की तरह टिका गई। मुराद का दिल किया था अभी इनको कैद कर ले। मैं सोच रही थी हमारा बेटा कैसा होगा। जानते हैं, वो चंद मिनट पहले वाली सारी नाराजगी भूल इनके सामने हुई। उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी होनी चाहिए, उसका नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसा लंबा हो, उसके बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे होने चाहिए। वो मोहब्बत से मुराद के बालों को हाथ फेरते चाहती। मुराद जो बहुत गौर से इसकी बातें सुन रहा था हल्के से मुस्कुरा गया। उसकी भी मूछें होनी चाहिए बिल्कुल तुम्हारी तरह, और ऐसे ही वो इतना ही खूबसूरत होना चाहिए कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया से छुपाने के लिए खुद से लगा कर बैठ जाऊं। वो इसकी मुस्कुराहट बिल्कुल हमारी तरह होनी चाहिए, उसके डिम्पल पड़ने चाहिए। मिर्जान साईं वो मेरा ख्याल जैसा होगा ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर इंसान होगा ना। जन्नत अपना ख्याल और सोच बता दे। साथ ही उसकी ख्वाहिश पूछ गई। मिर्जान साईं वो जैसा भी होगा, मेरी ख्वाहिश है वो अपनी माँ को इस दुनिया से पहले से ज्यादा चाहने वाला हो। और एक और ख्वाहिश, वो शरारत से उसकी सुर्ख पड़कती लाल नाक छू गया। वो बिल्कुल अपने बाप जैसे शौक रखता हो। अगर वो वही शौक पालेगा जो मुझे है तो मेरी और मेरे बेटे की बहुत चलेगी। वो हल्के से मुस्कुराते डिम्पल गहरे कर गया तो तभी बुरहान के डिम्पल भी गहरे हुए थे। कैसे याद किया आपने हमें? दाता बख्श फैसल शाह के करीब आते साथ ही नागवारी से पूछ गया। दाता बख्श खड़े क्यों हो, बैठो। वो उसको नजरों में छुपी नफरत को नजरअंदाज करता बहुत तहम्मुल से बोला। जो अब बात करनी है जल्दी करो फैसल शाह, मेरे पास तुम जैसे इंसान के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। दाता बख्श जहर आलूदा नजरों से इसको घूरते दो टोक बोला। ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं तो चाहता था तुम एक बार अच्छे से बैठकर ये वीडियो देख लो। फैसल शाह लैपटॉप की तरफ इशारा करता गया हुआ तो दाता बख्श एक चुटकी सी निगाह इसके ऊपर डालते थोड़ा सा झुकते लैपटॉप से उठा। जैसे ही वो वीडियो प्ले करता दाता बख्श अपनी बीवी को रस्सियों में बंधे देख तड़प उठा था और फैसल शाह को गिरबान से पकड़ते की कोशिश की। इससे पहले वो फैसल शाह तक पहुंचते इसके आदमियों ने दाता बख्श को बाजुओं में झगड़ा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने इंसान, दाता बख्श चीखा था। आवाज नीचे रखो दाता बख्श, अगर अपनी बीवी और अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तुम चाहते हो इस दुनिया में वो बच्चा आंखें खोल दे, तो जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें करना होगा। फैसल शाह ने दाता बख्श की कमजोरी पर हाथ रखते इसको मुश्किल में डाला। दाता बख्श ने पहले तो इसकी बात सुन काफी मना किया। जब वो अपने आदमियों को हुक्म देने लगा कि औरत को सीढ़ियों से फेंक दो तो दाता बख्श रोते फैसल शाह का काम करने के लिए मान गया। फैसल शाह ने दाता बख्श को मुराद की पैदा होने वाली औलाद को फौरन से खत्म करने का हुक्म दिया था। दाता बख्श जो मुराद की हमराही जन्नत को हस्पताल लाया था मुसलसल परेशानी में घिरा हुआ था और मुराद शाह को बताना चाहता था मगर वो चाहकर भी कुछ ना बता पा रहा था। तभी नर्स ने आते सबसे पहले मुराद शाह को खुशखबरी दी। दाता बख्श सुनते ही मुराद शाह को इंतहा से ज्यादा बड़ा खुश देख रूम की तरफ बढ़ा। नर्स बच्चे को कपड़े पहना रही थी जब दाता बख्श उसके सर पर जाते खड़ा हुआ। वो तब ना चाहते हुए भी दाता बख्श से बच्चे को बदला। वो फैसल शाह की बातें सुन चुका था कि अगर दाता बख्श बच्चे को खत्म ना कर सका तो वो किसी और से बच्चे को मरवा देगा। बस इसीलिए दाता बख्श ने बच्चे तब्दील कर दिए। वो जानता था वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन अभी यही रास्ता इसको मिला था। माशाल्लाह सलमान शाह, तुमको अल्लाह ने जिसे लाजवाब खजाने से नवाज दिया है। सुल्तान शाह बुरहान को अपनी गोद में उठाते बोला। तो मुराद जो पीछे ही रूम में दाखिल हुआ था मुस्कुराते आगे हुआ। भाईजान मुझे भी दे। वो मोहब्बत से बुरहान को अपनी गोद में उठा गया। माशाल्लाह क्या बात है, नीली आंखें। वो तो बुरहान की नीली आंखें देख ही साकित हो गया था।
मुराद, मैं चाहता हूँ तुम इसका नाम रखो। सलमान शाह मुराद के करीब होते बोले। तो वो मुस्कुराते डिम्पल गहरे कर गया। सलमान भाई, आप कहते भी हैं तो मैंने ही इस शाह का नाम रखा था। इमरान नाम के साथ शाह, तुम कोई नाम लगाओ। सुल्तान शाह धीरे से बोले। तो मुराद सोच में पड़ा। इमरान बुरहान शाह, यस, इमरान बुरहान शाह, जिसको सब प्यार से शाहिब करेंगे। मुराद ने बुरहान का माथा चूमते कहा तो सब खुशी से मुस्कुराए। फैसल शाह को जैसे पता चला कि दाता बख्श ने बच्चे को नहीं मारा तो वो गुस्से से दाता बख्श की बीवी को मारने का हुक्म दे गया, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी दाता बख्श को पता चल गया कि फैसल शाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, यानी जमाल शाह। वो इसको धमकी दे गया कि अगर उसने इसकी बीवी को कुछ भी किया तो वो पूरे खानदान के सामने बता देगा कि उसका एक नाजायज बेटा भी है। तो बस फैसल शाह को दाता बख्श की बीवी को छोड़ना नहीं पड़ा। तभी फैसल शाह ने यह फैसला लिया कि वो आईमा से अपना बेटा छीनकर भाई की औलाद बना देगा, वैसे उसका करीब भी रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया और ऐसे दाता बख्श चाहकर भी मुराद को सच ना कह पाया। मुराद और जन्नत लोग मीरपुर में जर को लेकर आ चुके थे, जिसको वो लोग अपना बेटा समझते थे, और बुरहान की परवरिश लंदन में हुई हमीदा बेगम के पास 2 साल बाद। 2 साल गुजर चुके थे। दाता बख्श अंधेरे अंदर जैसे खुद से रूठ और दूर होता चला गया। वो जब भी मुराद को बताने की कोशिश करता कोई ना कोई मुसीबत नाजिल हो जाती। अकरम भाई, मैं बता रही हूँ, आपकी बेटी मेरे बेटे की मांग है। शबाना, मैं अभी से तुम्हें ये जन्नत बोलते अपनी जगह से उठी तो शबाना इसको ऐसे इतनी जल्दी देख हल्के से मुस्कुराए। सुल्तान शाह लोग खामोशी से इसके हर अमल को नोट कर रहे थे। वो अपने हाथों से हीरे के डिजाइन से बनी रिंग उतारते शबाना की तरफ बढ़ा गई। जैसे ही हमारी परी इस दुनिया में आई वो मेरे बेटे की मांग बनेगी। अच्छा, अभी से सब कुछ तय कर लिया? शबाना इसको जबरती हाथ पर रिंग रखते देख पूछ गई। हाँ, तो अभी से सब कुछ तय कर दूंगी। तेरी बेटी मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी और हमारे सरहान की दुल्हन मेरी बेटी बनेगी। मैं बता रही हूँ सबको, मैंने जो सोचा है बिल्कुल वैसा ही देखना चाहती हूँ। मेरी प्यारी मरजान साईं, अभी तो बच्चियां दुनिया में आई भी नहीं और तुमने जल्दी जल्दी डाल भी दी। पहले इनको आने तो दो। वैसे जोड़ियां तो आसमान पर बनती हैं, जानती हूँ, आसमान पर ही जोड़ियां बनती हैं, इसीलिए तो बता रही हूँ कि मुझे पता है मैंने जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। जन्नत बोलते साथ ही शबाना को रिंग देते बैठी। ऐसे ही जर अभी 2 साल का था जब हूर यानी प्रीशा मुराद और जन्नत की जिंदगी में नई खुशियां लाई। ऐसे ही आयत की पैदाइश भी इसी हस्पताल में हुई। ऐसे ही जन्नत ने और सरहान ने आयत का नाम रखा था, जबकि हूर का नाम सरहान ने खुद ही तेजी से सबको बता दिया था। वक्त गुजरता गया। ऐसे ही हूर 6 साल की तो जर 8 साल का हो चुका था। जब मुराद लंदन गया तो वो अपने साथ बुरहान को ले आया। बुरहान पहली बार तभी मीरपुर में अपने माँ बाप के पास आया था। वो इस कदर खुश था कि सबको ऐसे ही लग रहा था जैसे वो इनका बेटा हो। दाता बख्श ने तब बुरहान का बहुत ख्याल रखा। वो हद से ज्यादा खुश था। मरजान साईं क्या सोच रही हैं? जन्नत जो बेड पर सोए बुरहान को तक रही थी। मुराद के अचानक से आते पूछने पर नजरें इस पर टिका गई। मिर्जान साईं, बुरहान बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने हमारे बेटे का सोचा था। वैसे मुझे समझ नहीं आता इसकी आंखें नीली क्यों हैं? मेरा मतलब, बच्चे तो अपने माँ बाप पर जाते हैं और सब जानते हैं सलमान भाई और हमीदा आपा की आंखें नीली नहीं है। प्यारी मरजान साईं, किसने कहा बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप पर ही जाते हैं? वैसे भी अल्लाह की मर्जी। उसका माथा चूमते इसको 7 साल के कैद में कर गया। इसके भी डिम्पल पड़ते हैं। वो हल्के से कसमसाते धीमे से बोली। तो इसकी बात सुन डिम्पल गहरे कर गया। ऐसे तो आयत के भी डिम्पल पड़ते हैं। मुझे लगता है आयत की जोड़ी इस शाह के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी। हमारे जर के लिए हम किसी और को क्यों? ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। इससे पहले मुराद मजीद इसको तंग करता वो घूरते बोली तो वो इसका अंदाज देख दबी सी हंसी लबों पर फैला गया। मैं सोच रही हूँ जन्नत। मुराद खुद से झुकते देख इसके सीने पर हाथ रखते हल्के से दूर करती बोली, हम सलमान भाई लोगों से बोलते हैं अपना ये खूबसूरत बेटा हमें दे दे, ऐसे फिर हमारे 2 बेटे हो जाएंगे। मरजान साईं, आप ऐसी बातें कहाँ से लाती हैं? वो इसका देखते उठ बैठा। तभी बुरहान जो नींद से इनकी बातें सुन बेजार हो चुका था, नीली आंखें खोलते सामने अपने ही माँ बाप को देख गया। मैंने तो सोचा ही है। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते चेहरा झुका गई। बुरहान अपनी जगह से उठते खड़ा हुआ था और वो साथ मुस्कुराते जन्नत की गोद में धड़ से सवार होते बैठा। मुराद जो इसके करीब जाने ही लगा था, अचानक से बुरहान के ऐसे बैठने पर चौंका। जन्नत के डिंपल गहरे हुए तो मुराद बुरहान के डिंपल गहरे होते थे खुद भी डिंपल गहरे कर गया। दाता बख्श कहाँ है? मुराद जो डेरे आया था अपने एक मुलाजिम से दरियाफ्त कर गया। साईं, दाता बख्श की छोटी बेटी ठीक नहीं थी, इसलिए वो साहिवाल गया है। दाता बख्श मीरपुर से जाना नहीं चाहता था और इसकी बीवी अनार के पैदा होते ही अपनी औलाद को लेते कराची चली गई थी। साहिवाल में दाता बख्श का ससुराल था। अभी इसकी बीवी अपने हवाई गाँव में गई हुई थी। जब इसको खबर मिली इसकी बेटियों को अगवा कर लिया गया है, वो बिना मुराद से बात किए वहां से भागा।
बुरहान वापस से चला गया था। साहिवाल में सलमान शाह लोग सब आए हुए थे। फैसल शाह, कहाँ है मेरी बेटियां? दाता बख्श सीधा मीरपुर होते हुए फैसल शाह के सर पर नाजिल हुआ। वकास शाह जीजा इसके साथ बैठा हुआ था, कहका लगाते मुस्कुराया। अभी तो तेरी बेटियां बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो तब तक जिंदा हैं जब तक तू, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, समझा? तुझे इनकी जान लेनी है, जान ले ले। मैं अपनी बेटियां अपने मीर बाबा शाह साईं के लिए कुर्बान कर दूंगा। वो इन दोनों को कह नजरों से देखते धाड़ा तो वकास राजी मुस्कुराते आगे हुए। किसने कहा हम इन दोनों बच्चियों को मार देंगे? दाता बख्श, दोनों ही बहुत काम की लड़कियां हैं, हम इनको कोठे की जीनत बनाएंगे। वकास राजी के लफ्ज सुन दाता बख्श की जमीन हिल गई। अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो मुराद शाह को खत्म करना होगा। फैसल शाह भी अपनी जगह से उठते बोला। दाता बख्श ने कितनी ही भीख मांगी थी, लेकिन इन लोगों ने उस पर रहम ना खाया। वो तय कराया था कि आज तूफान को सरेआम उठाएगा। दाता बख्श, काका जन्नत जो लॉन में हूर को गोद में उठाए चहलकदमी कर रही थी, दाता बख्श और दरख्त के नीचे रोते देख चौंकी। जबकि वो मुलाजमा को हूर पकड़ाती दाता बख्श की तरफ बढ़ी। हाल लाहौर, भाई ये दूध पियो। सरहान इसको सोच में पड़े देख इसके हाथ से मुराद और जन्नत की तस्वीर पकड़े साइड पर रख गया। तुम रो रही हो? वो इसकी आंखों में बहते आंसू देख साकित हुआ, जबकि गिलास वापिस से टेबल पर रखते इसकी तरफ पूरी तरह मतवज्जो हुआ। परी क्या हुआ? सरहान मोहब्बत से इसके गालों को साफ करते साथ ही धीमे से इस्तफार कर गया। मुझे जान के पास जाना है। क्या सच में वो मेरे सगे भाई हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं बेइंतहा खुश होना चाहती हूँ, जिसको मैं हमेशा अपने रब से कहती थी कि काश अल्लाह ये मेरा सगा भाई होता। आज वो सब बातें सुन पूरी तरह हिल गई। कैसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये भी सच है। वो अपनी जगह से उठते खड़ी हुई थी, आंखें जबकि मुसलसल बही। जान पूरे पापा की परछाई लगते हैं। वो कभी भी इतनी जल्दी इन बातों को सच नहीं मानेंगे। वो जिद्दी हैं, पर मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ सच हो जाए। वो मेरे भाई हैं। हूर की भीगी आंखें खुशी से चमकती तो सरहान इसका चेहरा देख हल्के से मुस्कुरा गया। मुझे अभी जाना है जान के पास। मैं अपना एहसास, अपनी खुशी बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि जान कोई सख्त फैसला ले ले। मुझे प्लीज अभी ले चलो। ठीक है, तुम पहले दूध खत्म कर लो, मैं बाबा साईं लोगों से बात कर लेता हूँ, फिर हम निकलते हैं। सरहान इसको गालों को मोहब्बत से साफ करते तो वो दूध उठाते बिना जिद किए लब से लगा गई। साहिवाल, इरम खुदा का वास्ता है, बकवास बातें अपने इस छोटे से दिमाग में कम सोचा कर। प्लीज रोना बंद कर, मेरे कान पक गए हैं। शायद की बातें अपने बालों को नोचने वाले अंदाज में करते चीखी। तुझे तो मेरी बातें बकवास ही लगेंगी। आखिर वो तेरा भाई जो है, मेरा दिल जानता है, वो अभी नादिया के पास गया है। इस दिन भी वो दोनों वहाँ कॉफी शॉप में बैठे मजे से कॉफी पी रहे थे। वो सो करती उसकी एक भी बात का बुरा मानने बिना अपनी रफ्तार को मजीद बढ़ा गई। जब तेरे भाई से पूछा तो कहता है अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गया था। मैं पागल हूँ या मेरी शक्ल पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है? दोपहर के टाइम कौन सा डिनर कर रहा था? कॉफ़ी पी रहा था। इतनी भी शर्म ना आई कि यूनी के पास में जा रहा हूँ। अगर बीवी ने देखा तो क्या सोच लेता? जब देखो फ़ोन पर मसरूफ़ रहता है। अब तो मुझे ठीक से देखता भी नहीं। पूरी तरह रोने की स्पीड पकड़े, साथ ही आवाज़ बुलंद करते धाड़े मारना शुरू हुई। हाय अल्लाह जी, मेरा क्या होगा? अगर उसने नादिया से दूसरी शादी कर ली तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो पूरी तरह सोचते सोचते जैसे गुम हो चुकी थी। आयशा को इसका ऐसे इतना सोचना और बातें करना रोने पर मजबूर कर गया। देखो इरम, खुदा के लिए मेरा सर कम खा और भाई से ही जो भी मसला है कमरे को बंद करते हल कर लो। हम घर वालों को फिलहाल इन बातों से दूर रखो। तुमने मेरा सर घुमा दिया है। बता दे, तू चाय पिएगी या फिर मैं अकेली ही अपने लिए चाय बना लूँ? मुझे नहीं कुछ भी पीना। वो रोते वैसे ही बोली तो आयशा इसको सोफे पर वैसे ही रोते देख छोड़ किचन में गई। आयशा, मेरी चाय भी ऊपर पहुँचा देना। मांझो भी घर में दाखिल हुआ था, अपनी बहन को किचन में खड़े देख बोलते आगे बढ़ा। फिर हम जो दूसरी तरफ सोफे पे बैठी हुई थी इसको आराम से जाते देख किचन की तरफ लपकी। देखा तुमने? वो आयशा के सर पर नाजिल हुई। क्या? वो शानेज का तायल अंदाज में बोली। वो भी मुझे इग्नोर करके सीधा ऊपर चला गया। इरम की आंखें पानी की तरह मूंदों को लेते बड़ी। ऐसे करो, तुम खुद भाई के लिए चाय ले जाओ। वो कप में चाय लेते आराम से अपना कप उठाते किचन से निकली। इरम भी आंसू साफ करती कप लेती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। चाय वो कप सोफे के टेबल के सामने रखती मुड़ी। तुम यूनी से आ गई? वो एक नज़र घड़ी पर डालते माथे पर शिकन की लाइन डालते दरियाफ्त कर गया। मैं आज यूनी गई ही नहीं, घर पर ठहरोगे तो ये तुम्हें पता होगा ना। वह तनकर नागवारी से आराम से बोलते बेड पर बैठी। ठीक है, अगर छुट्टी कर लिया तो इसमें इतनी अकड़ने वाली कौन सी बात है? और उसके बाद बेतुका बोलने वाले अंदाज पर चिढ़ते दबी आवाज में घुराया। छुट्टी तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई है। तुम्हें ही मुझे छोड़ने जाना था, मगर नहीं, तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा खैर लोगों की खिदमत करने का भूत चढ़ा हुआ था। वो इसके ऐसे चढ़ने पर साफ अपने अंदर का गुबार निकालते इस तरह दबी आवाज में घुराई जैसे गैरों की बातें करियो, जरा खुलकर बयां करो। कौन गैर है यहाँ जिसके लिए तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी मैंने? वो जो कपड़े बदलने के इरादे से आया था कि ऑफिस जा सके, इसको ऐसे इतना जल्दी तैश में आते देख स्पॉट हुआ।
मुझे कोई बात नहीं करनी। वो जानती थी अभी अगर वो बहस करेगी तो नुकसान इसी का होगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नादिया की वजह से दोनों का झगड़ा हो। इसको लग रहा था कि नादिया जानबूझकर मान से हमदर्दी हासिल करने के लिए फिर से इसके करीब आ रही है। वो बिल्कुल भी किसी किस्म का मौका दिए जैसे देना नहीं चाहती थी। अब क्यों भाग रही हो? इतने दिनों से तुम्हारा ये जलती शक्ल चेहरा नोट कर रहा हूँ। एक बात अच्छे से ही अपने इस बेवकूफ दिमाग में बिठा लो। वो उंगली उठाते इसको घूरने पर मजबूर कर गया। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे ऐसे बिहेव करने से नादिया से बात नहीं करूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो मेरी कजन है, माजी में चाहे जैसा भी कुछ हुआ हो उसका हाल में कोई लेना देना नहीं। इसको एक दोस्त की ज़रूरत है। अगर मैं अभी इसको कुछ कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। मैं हर वक्त इसके साथ रहूंगा एक साई की तरह, जो कि कहीं ना कहीं इसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। कभी भी भूल कर भी इसके बारे में गलत मत सोचना और ना ही बोलना। अपने इस बेवकूफ दिमाग में सोचना। वो इसके माथे की पट्टी को छूते वार्न करते बोला। तो इरम की बेयकी ने आंखें फैली, दो टोक बोलते साथ ही मुड़ा। वॉशरूम में घुसा और इसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। वो जब्त करती आंसू बहाना शुरू हुई थी तभी मान के मैसेज पर बीट हुई। वो गुस्से से उठती मान का फोन उठाते इसको देखना शुरू हुई। वो जानती थी मान के फोन का लॉक नंबर नादिया का ही मैसेज आया है। इरम इसको मैसेज पढ़ते देख जैसे आग में जलना शुरू हुई। क्या बदतमीजी है। इससे पहले वह मैसेज कोई पढ़ती मान की धाड़ अचानक से फोन आते झपकने पर डरी पीछे को किसकी। वो नादिया का मैसेज पढ़ते थे जिसे टाइप करते इसको जवाब देगा। साथ ही खूनखार नजर से इरम को देखा। इसके माँ बाप क्या सोचेंगे जो इसको अस्पताल में भी तुम्हारे साथ जाना है। बहुत हो गया है, अब मजीद में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कोई इसके नौकर हो जो वो तुम्हें कॉल पर मैसेज कर रही है। तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा नहीं कोई मैं। वो उंगली उठाते पर गाली तो मान ने फोन बेड पर रखते सीने पर हाथ बांधे। नहीं तो तुम क्या। वो वैसे ही इसके एकदम सीधा होते आगे बढ़ा। वो डरते पीछे हुई थी जबकि आंखों में आंसू भी गिरे थे। तुम जानते हो वो तुम्हें चाहती है, तुम जानबूझकर इसको हमारे दरमियान ला रहे हो। वो सू करती बाजू को मौजू बदलना शुरू हुई। अपनी ये बकवास बातें बंद करो। मुझे भी ये बताओ अगर मैं सब कुछ बंद ना करूँ तो क्या करोगी तुम। वो इसको दीवार के साथ चिपकते थे। गुस्से से दोनों हाथ दीवार पर मारते हल्की सी आवाज में घुराया। मैं घर छोड़ गांव चली जाऊंगी। वो लुढ़काते अल्फाज में मुश्किल से ये कह पाई थी। अच्छा, घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है। तुम ऐसे करो ना, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। उस रास्ते पर चलो ना जिससे वापसी के सारे रास्ते ही बंद हो जाए। भानुजी इसकी आंखों में देखती एक एक लफ्ज चबाते बोला। इरम उसके अल्फाज को अच्छे से मतलब समझ रही थी जबकि बेयकीनी से इसको देखा कि वो तलाक की बात इतनी आसानी से बोल गया। इसकी आंखों से बेयकीनी के आंसू गिरे थे। अगली बार मुझे धमकी मत देना। वो इसकी बाजू को पकड़ते सख्त हाथों में दबोचे दबी आवाज में फनकारा। अगर फिर कभी ये बकवास बातें की तो टांगे तोड़कर इसी कमरे में बिठा दूंगा। मुझे सख्त नफरत है ऐसे बिना किसी वजह के तमाशा लगाने वालों से। ख्याल रखना माय वाइफ। वो एकदम से नॉर्मल इसका बाजू सहलाते साथ ही माथे पर लब रखते गया। इरम तो इसके तलाक वाली बात पर ही साकित हो गई थी। वो कैसे ये अल्फाज इसको बोल सकता था। इरम को जैसे मान की मोहब्बत पर शक हुई कि क्या वो मोहब्बत नहीं करता। वो ऐसे ही इसके नीचे बैठे जोर जोर से रोना शुरू हुई। लाहौर, क्या सच में बुरहान हूर का भाई है? वो दोनों सगे बहन भाई हैं। यकीन नहीं आ रहा। अली बेयकीनी से जर को देखते साथ ही अयान को देख खामोश था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि बुरहान मेरे चाचू का बेटा रिशे का भाई। जर भी हैरानगी से जाहिर किया। तुम्हें किसने ये सब कुछ बताया? वो क्या जानते हो? अयान ने जांचती नजर से जर को मुखातिब किया। जब तुम्हें छोड़ मैं घर गया तो सरहान भाई मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा वो काफी परेशान थे तो बस उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हुआ। जर ने आराम से बताते अयान को देखा। चलो फिर मिलते हैं। अयान हया को सीढ़ियों से ऊपर जाते देख उठते सबसे इजाजत ले आगे बढ़ा। बुरहान के लिए ये सब कुछ कबूल करना आसान नहीं होगा। अली ने अफसोदगी से चेहरा बनाते बोला। हाँ ये तो है। वो किसी को भी कुछ भी कहे बिना मीरपुर चला गया। अल्लाह ही जानता है इसके दिमाग में क्या पकड़ा है। सर ने तफसील से बताते सबको आगाह किया। चलो एक बात की खुशी हुई मुझे कि हूर और बुरहान पहले से ही एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। बहन भाई का रिश्ता तो वैसे भी इनमें कायम था। हूर तो बहुत खुश होगी। आशी ने भी इतना कहते अपना हिस्सा डाला। हाँ हूर काफी खुश है। मीरपुर के लिए चली गई है। सरहान भाई इसको बुरहान के पास ले गए हैं। सर ने भी हल्के से मुस्कुराते कहा। हाय कैसी हो? हया जो अभी क्लास में दाखिल हुई थी अनार को मैसेज कर गई थी कि वो यूनी और इसको बात करनी है। अयान की अचानक से आवाज सुन पलटी। हया को पता लग चुका था कि अनार की दुश्मनी सुल्तान शाह लोगों के साथ निकल आई है। वो अपने बाप को आजाद करवाने के सुल्तान शाह पर केस दर्ज करवाने वाली थी। यही वजह थी हया ने इसको मिलने बुलाया ताकि इसको समझा सके कि दाता बख्श इन लोगों के पास नहीं। हाय, उसको मुस्कुराते देख थोड़ी सी हैरान हुई। ठीक है, जबकि हल्के फुल्के अंदाज में जवाब पास किया। मुझे मिस कर रही थी। मायने खेज होता शरारत से इसको बेतुका सवाल पूछ गया। हया को तो ये सवाल इस वक्त बेतुका ही लगा। मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगी? वो भी बिना सोचे जवाब देते शानिश का गई। हया तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। अगर तुम मेरे दिल में हो तो तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना होगा। किस बात का खौफ है तुम्हारे दिल में? खुलकर बात करो मुझे। नजरों को इसमें रखते सीने पर हाथ बांध दिया। मैं जो कहूंगी तुम कौन सा इसकी संजीदगी से सुनने का अमल करने वाले हो?
تم کہو تو صحیح، ہر مسئلہ حل کر دوں گا، اور ویسے ہی اس کو نظروں میں رکھتے قید رکھتے بولا، اب اس سے شادی کر لو، میں کسی بھی طرح اس شادی کو روک نہیں سکتی۔ تم میرے دل کا حال جاننا چاہتے ہو نا؟ پونم بڑی آواز میں بولی، ہاں بہت چاہا ہے تمہیں، تمہاری محبت میں ملتان تک پہنچ گئی۔ میں نے پہلی بار تمہیں پک آیت کے فون میں دیکھی تھی 3 سال پہلے، جب تک تمہیں دیکھا نہیں میں نہیں جانتی کیسا اپنا دل تم پر ہار گئی۔ یہ سچ میں چاہتی تھی کہ تم چاہو۔ جب میں تمہیں یہاں یونی میں دیکھا تو میرا دل بے انتہا خوش ہوا، تمہیں مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، صرف اتنی خواہش دل میں اٹھی تھی کہ تم مجھے خود چاہو، اپنی محبت کا اظہار کرو۔ کیا غلط خیال تھا میرا، مگر افسوس تم نے مجھے چھوڑ آبش کو پسند کر دیا۔ جانتے ہو اس ویلنٹائن ڈے پر تمہیں اپنے دل کی بات بتانے والی تھی، تم سچ میں بتانے آئی تھی، لیکن پوری یونی کے سامنے آبش کا تمہیں اظہار کرنا اور اس کے اظہار کو قبول کرنا مجھ سے میری ہر خوشی چھین گیا۔ بہت تڑپی تھی میں، بہت روئی بھی تھی، دل بھی یہ ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب خود پر قابو پا لیا ہے۔ میں نہیں چاہتی آبش اس درد سے گزرے، بھول جاؤ مجھے اور ابھی سے شادی کر لو۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو گرتے پیگ لیتے آگے بڑھی۔ ایان نے دور تک اس کو جاتے دیکھا، تبھی وہ ایک فیصلے پر پہنچا۔ فیصل شاہ، اس داتا بخش کا کیا کرنا ہے، اور تم ایسے اچانک لاہور کیوں چلے گئے ہو؟ وکاش راجی فون کے پار سے ہی ایک ساتھ بولا، یار میری مجبوری ہے، جمال سے مجھے ملنا ہے، میں ایسے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چاہے جیسے بھی ہو وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی یہ ناراضگی سہ نہیں پا رہا۔ فیصل شاہ جو یونی کے گیٹ تک پہنچا تھا گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ وکاش راجی کی کال آتے دیکھ اٹھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے بیٹے والا مسئلہ حل کر لے، پھر اس داتا بخش کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ وکاش راجی فیصل شاہ کی باتیں سن آرام سے بولا، پریشے تم ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ سر جو تقریباً اس کے پیچھے بھاگتے آیا تھا اس کو منہ پھلائے دور کھڑے ہوتے دیکھ حیران ہوا۔ ارے یار ناراضگی کی وجہ تو بتاؤ۔ زر ایک دم سے اٹھا، اس کے سامنے گیا، تم اچھے انسان نہیں ہو، میری آپی نے مجھے تم سے دور رہنے کا بولا ہے، اگر اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں دیکھا تو مارے گی مجھے۔ پریشے بچوں کی طرح منہ بناتے ساتھ ہی ادھر ادھر نظریں گھما گئی، کہیں اس کی بہن ہی نہ آ جائے۔ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ ذرا حیران ہوا تھا جبکہ ساتھی پریشے کو دیکھا۔ تم جاؤ، مجھے بات نہیں کرنی، اب میرے پیچھے مت آنا۔ وہ گھورتی ساتھ ہی بھاگی تھی۔ پریشے، سر نے ہانک لگائی تھی، وہ بھاگتے برسی سرسی سے پیچھے دیکھ گئی، تبھی وہ کسی سے زور سے ٹکرائی، ہاتھ میں پڑی سبھی کتابیں زمین پہ نیچے گری تھی۔ I'm sorry۔ جمال جو اچانک سے اس نادان سی لڑکی سے ٹکرایا تھا فوراً سے نیچے بیٹھتے سوری کہا۔ پریشے بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ساتھ ہی آنکھوں کو چھوٹا کرتی گھورنا شروع ہوئی۔ جمال نے جیسے ہی نظریں اوپر اٹھائی اس کا چہرہ دیکھ خود بخود ہی اس کے ہونٹ پہ مسکراہٹ پھیلی۔ بھائی میں کوئی جوکر ہوں جو تم ایسے ہنس رہے ہو؟ وہ اپنی کتابیں جمال کے ہاتھوں سے کھینچتی بیٹھتے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ جمال اس کے منہ سے بھائی سن حیرانگی سے ہنسا تھا، تبھی پریشے ایک دم آگے بڑھی۔ اسی پل پریشے نے تھر تھر کانپنا شروع کیا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے جیسے خود بخود ہی بھیگی۔ وہ فیصلہ شاہ کو دیکھ ساکت سی گھبرا اٹھی، ہاتھ میں پکڑی بک زمین پر گری تو جمال جانے لگا تھا۔ اچانک سے اس کے ایسے بھوت بنے کھڑے ہونے پر اس کے قریب ہوا، اس کا چہرہ خوف سے طاری پوری طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جمال اس کی حالت کو خیر ہوتے دیکھ قریب ہوا، وہ خوف سے چور ہوتی پوری طرح شاکڈ ہو چکی تھی، اس کے سر پر جیسے درد اٹھا تھا۔ ضربی جمال کو واپس سے پریشے کے قریب جاتے دیکھ لپکا، تبھی پریشے کانپتی جمال کی باہوں میں گری۔ پریشے! ضربی اس کے قریب آیا، جبکہ بنا دیر کیے جمال کی باہوں میں گری، پریشے کو گود میں اٹھایا۔ جمال ساکت تھا، جبکہ زر کو لیتے وہ تیزی سے گاڑی میں سوار ہوئے۔ زر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو مسلو، جمال بہت تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیچھے زر کو پریشے کے ہمراہ دیکھ بولا تو زر گھبرایا، سر تیزی سے ہاتھ مسلنا شروع ہوا۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ زر جو گھبرایا سا چکر کاٹنا شروع ہوا تھا جمال کے سوال پر سر ہلا گیا۔ میرے خیال میں تمہیں اس کے گھر فون کر کے بتانا چاہیے۔ جمال زر کو کہتے ساتھ ہی روم میں جاتے ڈاکٹر کو دیکھنا شروع ہوا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ پریشے ٹھیک تو ہے؟ ان لوگوں کو اسپتال میں آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سر ڈاکٹر کو روم میں آتے دیکھ تیزی سے پوچھ گیا، دیکھیں ان کو کوئی گہرا صدمہ یا شوک لگا ہے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کی حالت مزید بگڑتی جا رہی ہے، دعا کریں ان کے لیے۔ ڈاکٹر اتنا بولتے آگے بڑھا تو زر کو لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ جمال بھی اس کی حالت دیکھ حیران تھا۔ زر مجھے بتاؤ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ جمال اس کی حالت دیکھ سمجھ چکا تھا اس کے دل کا معاملہ ہے، اس لیے فون نکالتے پریشے کے گھر والوں کا پوچھا۔ وہ اس نے ترتیب سا ہوتے ایک نظر جمال کو دیکھ انار کا نمبر ملاتے جمال کو فون پکڑا گیا۔ کیا ہوا میری بہن کو؟ انار جو اسپتال پہنچ چکی تھی نرس کو بازوؤں سے پکڑتے روتے چہرے سے پوچھا، دیکھیں اب انار کچھ نہیں ہوا پریشے کو، چلو وہاں۔ وہ دیکھو زر لوگ، حیات جو انار کے ساتھ ہی آئی تھی اس کو سامنے زر کا چہرہ جھکائے دیکھ بولی۔ انار تیزی سے اس کی طرف لپکی، میرپور میرے خیال میں شاہ تمہیں آیت سے بات نہیں کرنی چاہیے، میں خود آیت سے پوچھ لوں گا۔ تو مجھے یہ بتاؤ تمہاری ملاقات برہان سے ہو گئی ہے؟ اکرم سرحان کو داتا بخش کی کئی باتیں چھوڑنے کا ساتھ ہی برہان کا پوچھ گیا۔ نہیں
नहीं, अभी तो मेरी कोई बात नहीं हुई, वो घर पर आया ही नहीं। वैसे भी चाचू, मैं हूर को लेकर सीधा बड़ी हवेली गांव आया हूँ, अभी आयत लोगों की तरफ नहीं गए। सरहान ने तफसील से आगाह किया। ठीक है शाह, पहले तुम बुरहान को देख लो, उसका दिमाग क्या कह रहा है जानना बहुत जरूरी है। और एक और बात, बुरहान की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दो। मुराद का बेटा है, ये बात पूरे मीरपुर में फैल जाएगी। अकरम ने लगे हाथ ये बात भी करते सरहान को चारों तरफ नजरें खोल अलर्ट कर होने का बोलकर कह दिया। चले फिर मैं देखता हूँ। सरहान इतना कहते फोन रख गया। कैसी हो शहजादी? सरहान जो काफी देर से बुरहान को कॉल कर रहा था, मायूस होते आपके कॉल आयत को की, चूंकि वो फोन पिक नहीं कर रहा था। मैं ठीक। सरहान तुम लोग यहाँ क्यों आए? नहीं आए? आयत जो किचन से आटा गूंद रही थी, फोन स्पीकर पर डाले सरहान से सवाल पूछ गई। आएंगे, पहले सोचा कुछ दिन हूर को यहाँ का मौसम इंजॉय करने दो। गाँव के माहौल एक अलग ही मजा है। सरहान जो लॉन में टहल रहा था, फिजा को देख लंबा सांस भरते कहा। वो लब जोड़ते हंकार भर गई। शहजादी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। सरहान जो पूछना चाहता था, उसने अकरम की बात पर तवज्जो देने की बजाय आयत से कहना चाहा। जैसे अभी बेफिक्र होकर बाकी बातें कर रहे हो, जो दिल में चल रहा है वो पूछ भी लो। आज जो आटा गूंज चुकी थी, आटे की मुनासबत डब्बे में डालते फ्रिज में रखने गई। शराजी माजी में 8 साल पहले उस रात वो बोलते बोलते ठहरा, जबकि उसके अल्फाज सुन आयत भी ठटकी। वो वही जमसी गई। दाता बख्श उस रात के बारे में क्या जानता है? उसने खुद सबके सामने कहा चाचू को कि तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। सरहान समझ नहीं पा रहा था कहाँ से बात शुरू करे, इसीलिए भी अल्फाज जुबान पर आए कहता चला गया। दाता बख्श। आयत की सांस जैसे थमी थी। उन्होंने क्या कहा? आयत की आवाज एकदम घबराई। सरहान ने अच्छे से उसकी आवाज के अंदाजा लगाते समझा। कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि तुम जानती थी। आयत, क्या जानती हो तुम, और वो क्या जानता है? सरहान जो पहले उलझा हुआ था, अब के बाद संजीदे से पूछा, वो इस रात के बारे में क्या जानता है? सरहान ने तेजी से अगला सवाल पूछा। आयत के माथे पर चंद पसीने की बूंदें उभरी थी। वो मुश्किल से थूक निकलते माथे को हाथ की मदद से साफ कर गई। तभी किसी की नजरों ने इसको गौर से देखा था। वो अनजान थी नजरों से, मगर बुरहान सब कुछ सुन वापिस मुड़ा। मुझे नहीं पता, वो दो टोक बोलती कॉल काट गई। शहजादी, सरहान फोन पर पुकारता रह गया। वो जा चुकी थी, इसका मतलब वो कुछ बहुत गहरा जानता है। सरहान को आयत की आवाज से सब कुछ समझ आ गया। वो सोच में पड़ चुका था। दाता बख्श पकड़ा गया। आयत ने जल्दी से हाथ धोए थे और फोन उठाते किचन से निकली। रात गहरी हो रही थी और वो खाना बना चुकी थी, मगर ध्यान अभी भी सरहान की बातों में उलझा हुआ था। वो पूरी तरह घबराई पड़ी थी। कितनी ही बार आयत ने दाता बख्श के नंबर पर कॉल मिलाई थी, लेकिन नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। वो अनार को भी कई बार कॉल कर चुकी थी, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा था। आज जानती थी कि अनार दाता बख्श की बेटी है। इससे पहले वो फिर से कॉल मिलाती गाड़ियों की आवाज सुन खिड़की से बाहर झांका। बुरहान। वो इसको गाड़ी से निकलते देख खुश हुई, तभी फोन रिंग किया। आज ने फौरन से कॉल पिक की। अनार, कहाँ तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। जैसे ही कॉल पिक हुई, आज तेजी से पूछा। आज अनार जो रो रही थी, इसकी आवाज सुन परेशान हुई। अनार, तुम रो रही हो, क्या हुआ? सब ठीक है? आज का दिल जैसे परेशान हुआ था। वो घबराई आवाज में हाँफते बोली, जैसे वो अभी कहीं से भाग कर आई हो। प्रीशे को पता नहीं क्या हो गया, बाबा कभी लापता है। अनार रोते मुश्किल से ही बोल पाई, क्या हुआ प्रीशे को? आयत प्रीशे का सुन फिक्र से इस्तफार कर गई। मुझे कुछ नहीं पता। आयत, मेरी बात सुनो, मेरे अब्बा को किसी अगवा किया है। पहले सुल्तान शाह ने इनको अपनी कैद में रखा था, भी कह रहे हैं कि किसी और ने इनको बंदी बना लिया है। जब ये मिली है पूरी मीरपुर में ही है, तो किसी का तरह पता लगा मेरे अब्बा का। अनार अपने आंसू साफ करती बोली। आयत इतना सुन परेशानी में घिरी। ठीक है, तो अपना परीक्षे का ख्याल रख, मैं कुछ करती हूँ। आयत जो अपने ध्यान फोन पर मसरूफ थी, अचानक से मुड़ते देखा तो बुरहान आराम से डोर के साथ लगे सीने पर हाथ बांधे इसको ही गौर से देख और सुन रहा था। आयत अनार को कहते साथ ही फोन काट गई। वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए फोन टेबल पर रखते बुरहान की तरफ गई। वो हनूज इसको अपनी नजरों के हिसार में रखे हुए था। तुम कब आए? वो इसकी नजरों को खुद पर गाड़े देख थोड़ा नर्वस सी हुई। जब तुम मुझे छोड़ किसी और पर तवज्जो दे रही थी। वो मायने खेज होता वैसे ही इसको पोज में कहा। मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं तो जनाब, हम में इतनी हिम्मत कहाँ, आपको इग्नोर करते, किसी और को तवज्जो दे पाते। आयत उसके बिल्कुल सामने तो शरारत से मुस्कुराते बोली, ये क्या? इससे पहले आयत आगे कुछ कहती, बुरहान ने इसको खामोश रहने का बोलते साथ ही वैसे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते खड़ा किया। मुकाबिल ने बहुत आराम से इसके दुपट्टे पर लगी पिन निकाली। आयत खामोशी से उसके अमल को देखना शुरू हुई। वो जानती थी बुरहान काफी परेशान है। इतना बड़ा सा चीज को हजम करना आसान नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ। वो इसका दुपट्टा हल्के से सर से सिलकते साथ इसके जूड़े में कैद घने बालों को आजाद करते कमर से बिखेर गया। रेशमी घने काले स्याह बाल उसकी पुश्त पर मोर के परों की तरह फैले। आयत ने धड़कते दिल से अपने शौहर को देखा, जो बहुत मोहब्बत से इसके शानों पर अपना चेहरा रखे इसको हिसार में कैद कर गया। उसकी सांसें इतने से अमल और करीब आने पर उथल पुथल हुई थी। आयत, तुम्हारे इन काली जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, इस दुनिया को भूल जाना चाहता हूँ।
बुरहान इसके बालों में आते खुशबू को अपनी सांसों में बिखेरते खुमार अंदाज में बोला, एक नज़र उठाकर तो देखो मेरे इस दिल की बुरजान साईं। बुरहान इसकी झुकी पलके देख गंभीर लहजे में सरगोशी करते इसको आईने में देखने के लिए उकसा गया। इतने काली स्याह आंखों को पलकों उठाते खुद को बुरहान के सार में कैद धड़कते दिल को मुश्किल से कंट्रोल किया। इसको लग रहा था अभी दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। खाना लगाऊं, मुश्किल से इतना ही अदा कर पाई थी। तब मुकाबिल ने अपना सार तोड़ा था। आई एम सॉरी, शायद तुम्हें मेरा ऐसे करीब आना अच्छा नहीं लगा। वो पूरी तरह जैसे बदमजा हुआ था। स्पॉट सा इतना कहते वो तेजी से वार्डरोब की तरफ लपका। आज इसके ऐसे अचानक से नाराज होने पर हैरान हुई जबकि सदमे से पलटते बुरहान को देखा। मैंने ऐसा भी कुछ, वो बोलते बोलते खामोश हुई और वॉशरूम में घुस चुका था। ऐसा भी क्या पूछ लिया। वो उसका इंतजार करने के लिए टहलना शुरू हुई जबकि साथ ही मुसलसल हैरानगी से सोच रही थी। खाने का ही तो पूछा था, इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी। शायद वो तुम्हारे साथ साथ में झगड़ने चाहता था। दिल ने खुद ही ख्याल उठाया, अभी क्या करूं। वो टेंशन पड़ी जबकि साथ ही हाथ में की मदद से अपने लंबे काले मोटे बालों को उठाया ताकि जूड़ा बना सके। रहने दे, कहीं फिर से गुस्सा बढ़ ना जाए। वो खुद से ही बोलती दुपट्टा गले से निकाल बालों को खुला छोड़ गई। झिपे तभी अपना दुपट्टा उठाते गले में डाला। इसी पल बुरहान बालों को टॉवल से रगड़ते वॉशरूम से निकला। वह सीने से बगैर बनैन पहने बालों को टॉवल में रगड़ते सीधा खिड़की के करीब जाते खड़ा हुआ। क्या हुआ, खाना नहीं लगाया? वैसे ही नजरें खिड़की पर काले बादल को तकते भचकाते हुए पूछ गया। आज छोटे छोटे कदम उठाती बुरहान के मुकाबले आई थी। बुरजान साईं की जिद्दी शाह नाराज हो गए। मैंने तो ऐसे ही तुम्हारी भूख का सोचते खाना पूछा था। अगर अभी तुम्हें भूख नहीं है तो मैं भी क्यों खाना लगाऊं। वो मोहब्बत से इसके सख्त बाजू पर सर टिका गई। तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। वो टॉवल वैसे ही साइड सिंगल सोफे पर फेंक पॉकेट से सिगरेट की डिब्बी निकाले के जब सिगरेट मुंह में दबाई इसको जला गया। जबकि साथ ही गहरा खुश भरा आयजा मुकाबले के कंधे पर सर टिका गई थी। बदबू से नाक सुखेड़ते एक नज़र बुरहान को देखा जो बहुत आराम से अपने काम में मगन हुआ खड़ा था। छोड़ो इसको। आयत अपनी छोटी सी नाक पर जहां भरका गुस्सा लाते मुकाबिल के बिल्कुल सामने होते सिगरेट लबों से निकाल खिड़की से बाहर फेंक गई। बुरहान जो नजरें बाहर टिकाए हुए थे इसके ऐसे अचानक से सिगरेट लबों से निकाल फेंकने पर नीली आंखों में आग लिए गौर किया। देखो, मैं डरने वाली नहीं। आज इसको बुरहान की नज़रों से खौफ आया था। डरते डरते बोला, वैसे भी ये वक्त मेरा है, इसमें तुम ऐसे सिगरेट नहीं पी सकते। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारा इश्क मैं नहीं, तुम्हारी ये सिगरेट है। मुझसे ज़्यादा तो तुम इसको पीते हो। आज जो अपने ध्यान में नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई थी पीते बुरहान की ब्रेक लगाते आंखें बंद करते साथ ही निचला होंठ दांतों तले दबा गए। तुम खुद कहाँ पीने देती हो? बुरहान फट से जैसे फॉर्म में आया जबकि बोलते साथ ही इसकी नाजुक सी कमर पर हाथ डालते इसके गिर्द सार बनाया। आई शर्मिंदा सी होते मुकाबिल के सीने पर बाजू लगाए हाथ इसके कंधों पर टिका गई। मैंने कौन सा तुम्हें करीब आने से रोका है? आयत की सांसें रफ्तार कर चुकी थी। रस्ते दिल से कांपते होठों से मुश्किल से बुरहान को झुकी नजरों से बोली। वो इसके ऐसे पूरे हक देने पर हल्के से मुस्कुराया। वो जानता था वो कोशिश कर रही है माजी का वक्त भूल नई जिंदगी शुरू करने के लिए। आयत, मुझे कुछ पूछना है, क्या जवाब दोगी? बुरहान इसको वैसे ही हसार में झगड़े मोहब्बत से माथे पर लब लगाते गमगीर होती आवाज में पूछ गया। पूछो। इसकी बाहों में जैसे सुकून महसूस कर रही थी। जब मैं पहले घर आया तब तुम फोन पर सरहान से बात कर रही थी। 8 साल पहले उस रात वो कौन शख्स था? दाता बख्श क्या जानता है? बुरहान जानता था वो ये सवाल इसको तकलीफ देगा। वो अकरम से फोन पर बात करके आया था। उन्होंने भी दाता बख्श की कही बातें बुरहान को आगोश उतारी थी। आयत जो पहले बहुत खुशी से इसकी बाहों में सुकून महसूस कर रही थी उसके अचानक से ऐसे माजी की किताब पर सवाल करने पर काली स्याह आंखों की बाढ़ उठाता मुकाबिल की नीली आंखों में झांका। दोनों की नजरें मिली थी। वो भी दर्द में था तो आयत की आंखें भी पानी की चमक से भरी। छोड़ो मुझे। वो एक भी सेकंड जाया कि बिना इसके सार को तोड़ की कोशिश करने लगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वो अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गया। मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। वो बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाई। आयत, वो भी स्पॉट हुआ जबकि साथ ही सख्ती से उसका नाम पुकारते उसको खुद को देने पर उकसाया। क्यों तुम समझ नहीं रही हो? मुझे जानना है उस रात वहाँ क्या हुआ था। जानता हूँ तुम्हें तकलीफ दे रहा है मगर मुझे इस जानवर का नाम जानना है। क्या तुम इस इंसान को जानती हो? बुरहान की आंखें सुर्ख लाल हुई थी। आयत को उसकी नीली आंखें सुर्ख पड़ती आंखों से खौफ आया। मैं किसी को नहीं जानती, छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। आयत इसकी सांस अटकना शुरू हुआ था। बुरहान की गिरफ्त को तोड़ने की कोशिश करते घबराई। तभी मुकाबिले अपनी गिरफ्त को सख्ती कम कर दे इसको इशारे से आजाद किया। वो तेजी से खिड़की की तरफ मुंह करते खड़ी हुई जबकि साथ ही अपना दुपट्टा गले से निकाल बुरहान को टॉवल पर फेंका। रिलैक्स। बुरहान इसकी हालत देख मोहब्बत से कंधों पर हाथ रख गया। बुरहान, तुम क्यों माजी को वापस से शुरू कर रहे हो? आई जो पूरी तरह घबरा उठी थी
मुकाबिल के हाथों को कंधों से झटकते चीखी, जबकि साथ ही वो चलती बेड पर जाते बैठी। हाउ डे यू! अभी आज जाते बेड पर बैठी थी कि उसको बाजू से जगड़ते दहाड़ उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे फासला बनाने की? वो तो आग बबूला होते चीख उठा। क्या कहते उसका हाथ कैसे झटका? बुरहान, मुझे दर्द हो रहा है। आज तो उसकी सख्ती पर दर्द से करा उठी। जो दर्द तुम मुझे दे रही हो उस पर रोशनी डालना पसंद करोगी? वो माथे पर बल डालते चबाते बोला। काली आयत की काली से आंखों से आंसू गिरने शुरू हुए। वो बेदर्दी से आयत को छोड़ गया तो आयत बेड पर गिरने वाले अंदाज में गिरी। आई एम सॉरी, वो खुद को बाजुओं से देखते सू सू करती बोली थी। वो जानती थी इसको ऐसे खुद से दूर करने पर गुस्सा आता है। वो बेध्यानी में ये कह गई थी। आयत वो मोहब्बत से इसके कदमों में बैठा, जबकि बहुत चाहत से इसको हाथों को अपने गर्म हाथों में दबाया। आयत, मैं थक चुका हूँ, माजी की यादें सब कुछ तुम्हारे जहन से निकाल देना चाहता हूँ। हर तरफ जिंदगी मुश्किलों में घिर रही है। जानता हूँ तुम माजी को याद नहीं करना चाहती, लेकिन उस रात के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ जो तुम मुझसे सब कुछ छुपा रही हो। मुझे पता हो, क्या मेरा ये हक नहीं बनता? वो उसको समझा रहा था, साथ में इसकी आंखों को आंसू साफ करना शुरू हुआ। मैं कुछ नहीं बता सकती। क्यों तुम मुझे अजियत दे रहे हो? आखिर तुम सब लोग मेरे माजी को याद करवाने पर क्यों ऐसा किया है जो तुम ऐसे छुपा रही हो? इससे पहले आयत मजीद आगे कुछ बोलती, इस बार फिर से इसके सार में जकड़ी। वो इसकी नाजुक सी कमर पर हाथ से दबोच गया। आयत के दर्द से आंखें भरी थीं। आयत, तुम मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा ही हक नहीं, तुम मेरे इश्क का जुनून हो। मैं चाहता हूँ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता हो, छोटी से छोटी बात भी मेरे इल्म में होनी चाहिए। वो जुनूनी से इसको साकित कर रहा था। वो दर्द में थी, इसके जगड़ने पर वो तकलीफ महसूस कर रही थी। लाहौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अनार जब ऋषि को बेहोशी की हालत में देख रूम से निकली थी, सामने जर को आते देख इसकी तरफ लपकी। जमाल जो एक तरफ चेयर पर विराजमान था तेजी से उठते खड़ा हुआ। हया भी करीब आई थी। आलिया ने नासमझी से अनार को फिर हया को देखा। देखें अब ऐसे खफा क्यों है? मैं अप्रीशिएट, एक लफ्ज़ मेरी बहन के बारे में ना बोलना। मैं तुम्हारी जुबान से अपनी बहन का नाम भी सुनना नहीं चाहती। जाकर अपने बाप सुल्तान शाह से कह देना, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगी। अपनी जुबान को लगाम डालो। सर जो जब्त किए हुए था अपने बाप का नाम सुन इसके हाथ जो गिरे बान पर थे झटका। बुरा लगा, तेरे बाप को कुछ बोला तो आग लग गई। और जो तेरे बाप ने मेरे बाप के साथ किया, एक बार सोच हमें कैसा लगा होगा। दाता बख्श की बेटी हूँ, ना कभी मेरा बाप किसी के सामने झुका है और ना इसकी बेटियां झुकेंगी। बोल अपने बाप को कि बहुत जल्द मैं अपने बाप को ढूंढ ही लूंगी। अनारस को उंगली उठाते वॉर्न करती बोली तो दादा बख्श नाम सुन सर के साथ साथ जमाल भी हैरान हुआ। मुझे जल्द से जल्द मीरपुर के लिए निकलना होगा। जमाल को याद आया था कि प्रोफेसर शाह के आदमियों को लाहौर के किसी को ले जाते देख चुका था। इसको यकीन आया था कि जरूर दाता बख्शी होगा। जर भी अस्पताल से निकला मीरपुर परी दूध। सरहान इसको फैसल शाह और अस्मा बेगम की तस्वीर देखते देख करीब ही बैठा। हूर ने सरसी साथ सरहान को देखते साथ ही एल्बम बंद किया। क्या सोचा जा रहा है? वो ग्लास इसके हाथ में देते साथ ही पूछ गया। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी उलझी हुई थी कि तुमसे बात शेयर करूं या तुम्हारी क्या रिएक्शन होगा। वो दूध पीते साथ ही जवाब दे गई। सरहान चौंका। किस बारे में बात कर रही हो? सरहान ने उलझे अंदाज में पूछा। शाम टाइम तुम आज से 8 साल पुरानी बात किस बात का पूछ रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैं उस रात के बारे में कुछ जानती नहीं? और जो ग्लास खाली कर चुकी थी उसको झुकते टेबल पर रखते सरहान शॉक्ड हुआ। वो ब्राउन आंखें हैरानगी से बड़ी कर चुका था। मैं उस रात का एक ऐसा हिस्सा हूँ जिसको किसी ने उस रात नहीं देखा, मगर हाँ उस रात जो कुछ भी शाह हाउस में हुआ वो सब अपनी आंखों से जरूर देखते, इनमें कैद किया। वो कुर्ब से करते साथ ही दर्द से आंखें भीज गई। क्या देखा? वो पूरी तरह घबराया, जबकि अपनी हैरानगी छुपाने के लिए माथे पर चंद लाइनें शिकन डाली। जानती हूँ बचपन में आयत के साथ क्या हुआ। जैसे ही हूर ने यह कहा सरहान बैठने से उठ खड़ा हुआ। बताओ क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? जानती हूँ जब सरहान तुमसे सवाल कर रहा था मेरे बदन में आग की चिंगारियां भड़क रही थी। वो क्यों तुमसे सवाल करता है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा हमराज बनना चाहता हूँ। वो नीली आंखों में लाल सुर्खी मान लिए गोया हुआ। तो आयत का ऊपर का सांस और ऊपर और नीचे का नीचे ही अटका। वो बुरहान का जब भी कोई नया जुनूनी रूप देखती ऐसे ही हो जाती। बुरहान, मुझे खौफ आ रहा है। आयत ने दर्द से आंखें बंद करते मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। वो एकदम से इसको आजाद कर गया, जबकि तंसिया से खिड़की की तरफ गया। मैं पागल हो जाऊंगा। वो खुद को बालों को नोच से धाड़ा तो आयत ने डरते मुंह पर हाथ रखा। मैं अजियत में मुब्तला हो रहा हूँ, या तो मैं हद से ज्यादा तुम्हारे लिए जुनूनी हूँ या फिर तुम मुझे कभी खुद से करीब होने नहीं दोगी। वो आयत की तरफ देखते कुर्ब से गोया हुआ तो आयत की झील सी भरी आंखों में इसका दर्द देख बरसी। आयत, मुझे इन अजियतों से आजाद कर दो। क्यों तुमको मुझ पर रहम नहीं खाती? वो दर्द से चीखा था, साथ ही जोर से हाथ दीवार पर रसीद करता खिड़की पर धर गया। आयत जो बेड पर बैठ चुकी थी डरते खौफ खुद के आंसू साफ करते नीचे उतरी।
वो छोटे छोटे कदम लेते मुकाबिल के ऐन पीछे आते खड़ी हुई। काली स्याह आंखें रोने की वजह से सुर्ख पड़ चुकी थी। वो नंगे पांव उसके पीछे खड़ी हुई थी। ठंडे पड़ते हाथ इसके गिर्द से गुजरते पीछे से ही इसके गिर्द सार बना गई। यूं कि वो खिड़की पर हाथ रखे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो इसके पीछे साथ लगे मुकाबिल के सीने पर दोनों हाथ रखे आपस में बांधते सार बना गई। ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत चाहते हो। तुम्हारी चाहत थी आज मुझे यहाँ तुम्हारे करीब किए हुए है। बुरहान, मैं नहीं चाहती कि किसी भी अजियत से गुजरूं। तुम्हें देख दिल हंसने को करता है। तुम्हारे साथ जिंदगी को खूबसूरत पल जीना चाहती हूँ। जिंदगी में सभी खुशियाँ तुम्हारे संग महसूस करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें खुशी इसमें मिलती है तो तुम मेरे हमरास बनते। सब दर्द खुद की झोली में डाल लेना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। वादा करती हूँ आज के बाद छोटी से छोटी बात भी तुमसे शेयर करूंगी। वो भीगी पलकों से गिरते शबनम की बूंदों से मुकाबिल के दिल में लगी आग पर मरहम रख गई। बुरहान जो गुस्से की लहर में तड़प रहा था, इसके ऐसे बोलने पर सब कुछ पर खुद के हिसाब नॉर्मल कर गया। मैं जानती थी दाता बख्श कहाँ है। दाता बख्श ने मुराद चाचू को मारा है या नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मगर हाँ इतना कह सकती हूँ वो एक अच्छा इंसान है। 8 साल पहले उस रात जो कुछ भी हुआ, किसी ना किसी तरह उसने दाता बख्श भी जुड़ गया। आयत मुकाबिल के वैसे साथ लगते बोलना शुरू हुई। बुरहान खामोशी से बहुत गौर से इसकी बातें सुनना शुरू हुआ। उस रात जब तुमने मुझे रूम में लॉक किया तब मैं इस खौफ से भरे रूम में बहुत डरी। मैंने कितनी ही देर वहां डोर बजाया था लेकिन कोई नहीं आया। मैं थक कर नीचे बैठ गई थी। एकदम से डोर खुला लेकिन मैं हैरान हुई, चूंकि जो डोर मैं बजा रही थी वो तो नहीं खुला, लेकिन उसी रूम का एक और डोर था जो मुझे उस वक्त पता चला जब लॉन के पिछले हिस्से कोई डोर खोल अंदर दाखिल हुआ। आज जो कामती आवाज में बोल रही थी, इतना बोलते अपने हाथों की गिरफ्त थोड़ी सी टाइट की, जैसे वो फिर से इन मंजरों में खुद की अजियत पाते महसूस कर गई। मैं बहुत खुश हुई कि कोई मुझे निकालने के लिए आ गया। आज की आंखें दर्द के साथ बनी, मगर मैं अनजान थी। वो शख्स मेरी तरफ लपका तो मैं खुशी से चहक उठी, चूंकि आज की जुबान चलते चलते रुकी। बुरहान जो दूसरी तरफ बहुत गौर से सुन रहा था, माथे पर बल डाले वो क्या कहने जा रही थी। मैं उस शख्स को जानती थी, लेकिन उस शख्स में एक जानवर रहता है ये मैं नहीं जानती थी। इससे पहले मैं कुछ कहती या बोलती वो मुझे डराना शुरू हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जानते हो उस पल आयत की भारी आवाज हो चुकी थी, रोने से हिचकियां बनना शुरू हुई। उस पल मैंने शिद्दत से चाहा तुम वापस आ जाओ। कहीं ना कहीं दिल में उम्मीद थी तुम वापस आओगे। जैसे ही आयत ने ये कहा, मुकाबिल ने कुर्ब से नीली आंखें बंद की। तभी आंखों से बिना रोए आंसू गिरे थे, लेकिन उस पल तुम नहीं आए। आयत के अल्फाज सुन मुकाबिल ने मुठ्ठियां भींची। वो शख्स बेदर्दी से मेरे कपड़े आगे चाहकर भी आयत बोल नहीं पाई। उसके रोने में तेजी बढ़ी तो बुरहान का दिल जैसे डूबने को हुआ। वो भी शॉक्ड उस पल बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था। इससे पहले वो शख्स मेरे साथ कुछ करता, किसी की आहट सुन वो मेरे मुंह पर हाथ रखते खामोश करवा गया। तभी किसी ने वो डोर खोला जिस डोर से मैं अंदर आई थी। बुरहान समझ चुका था इस पल वही वहां आया था। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह आने वाले को खुद का हाल बयां कर सकूं, मगर शायद वो बहुत जल्दी में था। वो शख्स देखने के लिए कि जो रूम के बाहर आया था चला गया, मुझे छोड़ इस डोर से बाहर निकला। तभी मैंने कोशिश की कि मैं वहां से भाग निकलूं, मगर अफसोस में चाहकर भी नहीं भाग पाई थी। रूम में इतना अंधेरा हो चुका था कि मैं ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंधेरे में दीवारों पर हाथ मार रही थी। जिस डोर से वो शख्स आया था वो वहां से निकल जाओ इससे पहले मैं मजीद कोशिश करती। वो शख्स एकदम से रूम में दाखिल हुआ। आयत ने अपनी गिरफ्त मजीद बुरहान के सीने पर सख्त की। तभी डर से अपनी आवाज़ बंद करते वहां पड़े सामान के पीछे हुई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां मैंने एक और बच्ची की आवाज़ सुनी, जिसको शायद वो थप्पड़ मार रहा था। शायद इसको लग रहा था वो भाग गई है। वो वापस से मुझे समझ किसी को पकड़ कर ले आया। मैं पूरी तरह खौफ में तारी थी। मेरा सांस बंद होने को था। वो बच्ची चीख रही थी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बुरहान जिसने आंखें बंद की हुई थी, आज का लफ्ज़ सुन नीली आंख लाल होती आंखें खोल गया, जबकि साथ ही इसके हाथ में खोलते इसको खुद के सामने किया। उसका चेहरा पूरा भीगा हुआ था, आंसुओं के निशान गालों पर पड़े थे, पलकें अभी भी भीगी मजीद बूंदों में शराबू होने को तैयार थी। कोई और बच्ची? बुरहान उलझा। इसका मतलब बुरहान पल में ही सब कुछ समझा। जबकि आयत उसके गले लगते जोर से इसको भींच गई। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई थी। आयत उसके साथ लगते धीमे से बोली तो बुरहान के दिल में जैसे सुकून उतरा। वो दिल में ही अपने रब का शुक्र अदा कर गया, जबकि साथ ही उसके गिर्द मजबूत हिसार बनाया, जैसे इसको खुद में छुपाने की कोशिश की हो। मैं बच तो गई, लेकिन आयत वैसे ही उसके साल में कांपती आवाज में लर्जी। मैं चाहकर भी उस बच्ची को बचा नहीं सकी। मैंने उस काली रात में जो उसकी चीखें सुनी, वो आज भी मेरे अंदर खौफ बढ़ा देती हैं। मैं चाहकर भी उसको बचा नहीं सकी। उस जानवर में मेरे सामने उस बच्ची को नोच डाला। मैं डर खौफ से उस रात आज भी जहन से निकाल नहीं सकती। उस आदमी का छूना, आयत की सांस जैसे रुकना शुरू हुई। कौन था वो? बुरहान आयत को शानों से पकड़े खुद के सामने कर गया। जानते हो बुरहान, वो बच्ची कौन थी? आयत की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। चाहे वो उस रात फैसल शाह के निशाने से बच गई, लेकिन वो जो कुछ अपनी कम उम्र में देख गई थी, वो चाहकर भी कभी भी जहन से निकाल नहीं सकी थी।
وہ رات اس پر اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ جب بھی آیت یاد کرتی خود کو ختم ہوتا پاتی۔ وہ لڑکی پریشے داتا بخش کی چھوٹی بیٹی تھی، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے۔ اس کی حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ زاروں کی تار روتے برہان کے سینے سے لگی، جبکہ برہان داتا بخش کی بیٹی کا نام شوکڈ ہوا، جبکہ آیت کو خود میں زوروں سے بھیجا۔ جان لوگ واپس جا رہے تھے۔ بڑی امی کے ساتھ ان سب کو خدا حافظ کرتی گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ بڑی امی کچن میں مصروف ہوئی تو میں گیند لیتے خود سے کھیلنا شروع ہوئی۔ میں کھیلتے کھیلتے لان میں چلی گئی تھی، تبھی وہاں میں نے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ملازموں کے کمروں کی طرف کسی آدمی کو جاتے دیکھا۔ میں گیند وہیں چھوڑ اس کی طرف چل پڑی اور سرحان کے سامنے بیٹھتے بتانا شروع ہوئی۔ وہ اس بچی کو لیتے ایک روم میں گھسا۔ میں نے صرف چیخیں کی آواز سنی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی پاپا کو سچ بتا سکوں، لیکن کبھی خود میں ہمت نہیں اکٹھی کر پائی۔ میری آنکھوں کے سامنے پریشے کی عزت تار تار ہو چکی تھی۔ میں خوف میں سہمی کانپ اٹھی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ صرف دیکھا تھا، لیکن میرے ذہن پر ایسے نقش ہوا میں کبھی بھی ان سب کو بھول نہیں سکی۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں سے نکلتے گیا، میں خوف سے سہمی وہیں جڑی بیٹھی رہی۔ تبھی وہاں داتا بخش کو دیکھا تھا، جو پریشے کو اٹھاتے روتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے بھی ان کے پیچھے ہی دوڑ لگائی تھی، لیکن میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ لان کے باہر ہی وہیں گندے پانی میں گر گئی۔ وہ ہچکیاں باندھے زاروں کی تار رونا شروع ہوئی۔ برہان کی رگیں تنی تھی۔ کون تھا وہ اسپاٹ تھاڑتے والے انداز میں بولا، بہت دھیمے سے آیت کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے کہا۔ آیت کے ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے، وہ جیسے مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ آیت مجھے بتاؤ۔ برہان اس کی آنکھوں سے آنسو چنتے وہ قرب سے آنکھیں بند کر گئی۔ فیصل۔ آیت اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کرتی بے جان ہوئی۔ آیت، اس سے پہلے وہ گرتی مقابل نے اس کو باہوں میں بھرا۔ جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ اور کی آنکھیں بھیگی۔ فیصل شاہ۔ فیصل شاہ وہ جانور تھا جس نے سرحان شوکڈ ہوتا بے یقینی سے کھڑا ہوا، جبکہ مٹھیاں بیچے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ فیصل شاہ وہ غصے سے لال ہوتا چیخا، جبکہ ساتھ ہی روم سے باہر نکلا اور اچانک سے اس کا اتنا غصہ دیکھ اس کے پیچھے لپکی۔ آیت نے فیصل شاہ کا نام لیا، اس کا مطلب وہ آیت پر کمبل ڈالتے خود کے کمبل کو بال نوچنا شروع ہوا۔ اس کا مطلب برہان کی رگیں تنی تھی، دماغ اور دل ایک ہی سپیڈ کی رفتار پکڑ چکے تھے۔ فیصل شاہ وہ آنکھ میں گلا ہوتے مٹھیاں بیچتے کبڑ سے پسٹل نکال گیا۔ سرحان کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے سرحان گھر سے نکلتا وہ ڈرتے اس کے رستے میں آئے ہوئی۔ میں اس فیصل شاہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ میں نے اس جانور کو بہت ڈھونڈا، اگر مجھے علم ہوتا تو میں بہت پہلے اس فیصل شاہ کی کہانی ختم کر دیتا۔ وہ لال آگ سے سلگتی چنگاریوں کو جیسے آنکھوں سے بھڑک تو ہورت نے مشکل سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کنٹرول کرنا چاہا۔ ریلیکس، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس کو سزا دوں گا۔ یقین کرو میرا، تمہیں اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، اس نے صرف یہی گناہ نہیں کیا۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی تو تم وہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ کیسے چھوڑ دوں اس کو؟ اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی؟ ماضی میں کیے اس کے سبھی گناہوں کی سزا میں خود دوں گا۔ وہ ہور کا ہاتھ جھٹکتے اس کے پیچھے کرتے تیزی سے گھر کے ڈور سے نکلتے باہر اس کو بند کر گیا۔ سرحان! ہور چیخی تھی، جبکہ ساتھ ہی زور سے دروازہ پیٹا۔ برہان آئے جو بے ہوش ہو چکی تھی، ایک دم سے ہوش میں آتے برہان کو پکارا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی طرف لپکی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ برہان! وہ اس کو پسٹل لوڈ کرتے دیکھ ڈر گھبرائی۔ وہ فیصل شاہ کو موت دوں گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پائے گا۔ وہ جو واپس پلٹا تھا اس کو سامنے ساکت کھڑے دیکھ لال سے ہوتے کہتا آگے بڑھا۔ نہیں، وہ مرتے قدموں سے اس کے پیچھے لپکی تھی، جبکہ تیزی سے بھاگتے وہ روم کے ڈور کے ساتھ چپکی تاکہ اس کو جانے سے روک سکے۔ تم ایسے کچھ نہیں کرو گے، میری بات سنو، آیت گھبرائی آواز میں بولی تو برہان نے وحشت سے بھری نگاہیں اس پر گاڑی۔ آیت پیچھے ہٹو، اس کو میں سزا دیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہی شخص نے تمہیں 3 سال پہلے کوٹھے۔ وہ چباتے جیسے سب کچھ یاد کرنا شروع ہوا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ ابھی بھی سامنے ہوتا تو اس کا برا حشر کر دیتا۔ برہان، تمہارے ایسے اس کو مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو 8 سے پہلے ہوا وہ واپس ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے مت مارنے کی باتیں کرو، میں نہیں چاہتی تم اس کا قاتل بنو۔ میں مزید کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ تو تم چاہتی ہو میں اس کو ایسے زندہ مزید لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے دیکھوں؟ وہ قہر بھری نظریں آیت پر ڈالتے ساتھ ہی اس کو بازو سے جھٹک گیا۔ مجھے کچھ لینا دینا نہیں اس جانور سے۔ وہ بھی منہ کے بل چیخی تھی، جبکہ ساتھ ہی مقابل کو پوری طاقت لگائے دھکا دیا تو ہلکا سا پیچھے ہوا تھا۔ کیوں تم میری تکلیف سمجھ نہیں رہے؟ کیوں تم مجھے زندہ نہیں یہ ختم کر دینا چاہتے ہو؟ خود کو بال نوچتے روتے اس کے سامنے ہوئی۔ برہان نے بے یقینی سے اس کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مارو اس کو، پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا میرا برا وقت کھل جاؤں گی؟ کیا پریشا کی زندگی نارمل ہو جائے گی؟ بتاؤ مجھے برہان۔ آیت اس کے قریب ہوئی تھی۔ کیا بتاؤں اس دنیا کو کہ تم نے اس جانور کو کیوں مارا؟ کیا دنیا کے سامنے اپنی عزت کا تماشا بناؤ گے؟
पठान ने बर्फ की मानित पड़ते हाथों से उसका गर्म तपश से आग जैसा हाथ चेहरा अपने प्यालों में भर गई। जानती हूँ जो कुछ भी तुम्हें बताया वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। तुम्हें क्या लगता है क्या वजह थी कि ये सब कुछ अपने दिल में छुपाए बैठ गई? मैं चाहती तो अपने बाप को बता सकती थी। सरहान, जानते हो मुझे सरहान से इतना लगाव क्यों था? क्योंकि इसने मेरा दर्द महसूस किया, वो तकलीफ समझ खामोशी लबों पर फैला गया। मेरा मुहाफिज बने हुए था। मेरे एक बार बताने पर सब कुछ खानदान में खत्म हो सकता था। पापा ने उस रात में मुझे अपने आगोश में भरते दुनिया की नजरों से छुपा लिया। दादा बख्श अपनी बेटी को लेते बिना कुछ कहे गायब हो गया। बुरहान, लड़की की इज्जत कांच की तरह बहुत नाजुक सी होती है। पापा चाहते तो शाह उसमें तमाशा लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ मेरे साथ हुई हर चीज से बेखबर है। क्यों तुम सबको इस अजियत से गुजारना चाहते हो? मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयत की भीगी पलकें एक अपना दर्द बयां कर गई तो बुरहान ने खुद से आंखें बंद की। तुम्हारे परिशे का नाम लेने से उसकी जिंदगी तो बची है, वो खत्म हो जाए। एक बार, सिर्फ एक बार उस बच्ची से मिलो, तुम खुद अंदर से जगड़ जाओगे। जानती हूँ इतना बड़ा राज दिल में छुपाए रखना तुम्हारे लिए बहुत अजियत बनने वाला है, लेकिन प्लीज ऐसे इसको इस वजह से खत्म मत करो कि मैं जिंदगी भर सर उठाकर जी ही ना सकूं। ना चाहते मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मगर उस रात का पहला हिस्सा मैं ही थी। मैं वो अजियत भूल नहीं पाती। मैं अगले उठने वाले तूफानों का सामना नहीं कर सकती। मत करो दुनिया के सामने इस बातों का जिक्र। मत मुझे रुस्वा होने दो, मैं मर जाऊंगी। वो उसका चेहरा छोड़ नीचे गिरते उसके पैरों में बैठी तो कितने ही दर्द बेबसी से क्रुद्ध से आंसू बुरहान की नीली झील जैसी आंखों से बहे। वादा करता हूँ कभी भी ये राज किसी के सामने आने नहीं दूंगा। वो मोहब्बत से चूर लहजे लिए अपनी बाहों में भरते खुद में भीज गया। वो रात के पहर अंधाधुंध बॉक्सिंग बैग पर बॉक्सिंग कर रहा था। 3 साल पहले आयत को कोटे पर पहुंचाने वाला भी फैसल शाह था। बुरहान जो अंधाधुंध पसीने से शराब होते अपना गुस्सा निकाल रहा था, तभी उसको साहिवाल का वाकया याद आया था। जब आयत ने कहा कि कोई रूम में आया, इसकी रगें तनी थी, मासे से पसीना बहते उसके बनियान में जज्ब हो रहा था। कसरती बाजू उसके डोले फूलते उसके अंदर चलती जंग का जैसे पता देना शुरू हुए। वो पूरा लाल हो चुका था। वो ये कभी भी अंदाज नहीं कर सकता था। उसको आयत की बातें अंदर तक जगड़ चुकी थी। वो भी तो अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकता था। वो सब कुछ जानकर भी बेखबर बनने वाला था। उसका पारा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी अजियत, ऐसा दर्द क्यों अपने वाले से लिखा था? वो चाहकर भी ये शिकवा नहीं कर सकता था। फैसल शाह को तो वह वैसे ही नहीं छोड़ेगा। वो ये तय कर गया था। उसके हाथे बुरहान का फोन बजा था। खादिम हाशिम लोग परेशान खड़े सिर्फ बुरहान को देख रहे थे। सरहान सर की कॉल आ रही है। काशिम जो सब कुछ साथ ही खड़ा बुरहान को देख रहा था, अपने फोन पर नंबर चकमगाते देख हाशिम और खादिम से बोला, पिक कर। हाशिम ने जैसे ही कहा, काशिफ ने फोन कान से लगाया। क्या कह रहे थे? जैसे ही काशिफ ने फोन बंद किया, हाशिम ने फौरन से पूछा, बुरहान सर का पूछ रहे थे? मैंने बता दिया है, घर पर ही है। काशिफ ने बताते साथ ही सामने किया। तुम ऐसे गुस्से में क्यों हो? बुरहान जो टॉवल से मुंह साफ करते लॉन में आया था, सरहान को टहलते देख पूछा। वो काफी हद तक खुद पर जब्त कर गया था। वो जानता था इसको गुस्से से नहीं, होश से और दिमाग से काम लेना होगा। 8 साल पहले फैसल शाह, मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। बुरहान जो इसके पास ही चलते आया था, 8 साल पहले सुन स्पॉट होते आगे बढ़ा। सरहान भी जब्त करती इसके पीछे लपका। बोलो। बुरहान इसके चेहरे से समझ गया था वो क्या बात करने वाला है। मुझे लगता है फैसल शाह ने। सरहान, आज तो ये बात आगे से मत करना। बुरहान ने बहुत आराम से उसके कंधे पर हाथ रखा था। तुम जानते हो, सरहान भी उसकी आंखों में सब कुछ समझा। तुम खामोश कैसे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। सरहान ने भी यकीनी से बुरहान को देखा। कभी कभी खामोशी से काम खत्म करने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता माजी की बातें मेरे आज पर असर डालें। मैं सभी हिसाब बराबर करूंगा, लेकिन बहुत ही लाजवाब तरीके से, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बुरहान इसके कंधे पर हाथ रखते आंखों से बहुत कुछ समझा गया। सरहान ने खामोश होते लब भींचे। साहिवाल, क्या हुआ नादिया? मांजो भी नादिया के घर पहुंचा था। इसको तकलीफ में बिलखते देख इसकी तरफ लपका। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो अपने पेट पर हाथ रखते चीखी। तो मान उसकी हालत खराब होते देख इसके सोफे पर बिठा गया। खाला लोग कहाँ है? वो पानी का गिलास लाते इसको दे गया। अम्मी हमीदा खाला लोगों की तरफ गई हैं। वो मुश्किल से बोलते साथ चीखी। हमें अस्पताल चलना होगा। वो इसकी हालत देख इसको आहिस्ता से बाजू से पकड़ते अपने साथ बाहर की तरफ ले गया। मान, कहाँ है मेरी बच्ची? नादिया की माँ खबर मिलते ही सीधी अस्पताल पहुंची थी, जबकि साथ ही शबाना बेगम और हमीदा बेगम भी आई। ऑपरेशन चल रहा है। इतना बोलते परेशानी से टहलना शुरू हुआ, जबकि वो सब भी वहीं बैठी। मुबारक हो। अभी वो सब इंतजार ही कर रहे थे जब डॉक्टर ने आते ही बोला। साथ ही बच्चे को आगे किया। बेटा हुआ है। वो खुशी से बताती साथ ही बच्चा मान की तरफ बढ़ा गई तो सब मुस्कुराते जल्दी से खड़े हुए। मान छोटे से बच्चे को देख मुस्कुराते अपनी माँ को देख गया, जो मुस्कुराती बच्चे को मान की गोद से ले गई थी। ये मिठाइयाँ कहाँ से आई? इरम जो यूनी से पढ़ते आई थी, अध्ययन के साथ
नमरीन आपी को देखते पूछ गए, नातिया को बेटा पैदा हुआ है, उसकी खुशी में मिठाई बांटी गई है। अभी नमरीन वैसे ही खड़ी थी कि ईमान मोहम्मद को गोद में लेते मुस्कुराती इरम को बता गई। इरम जो बर्फी मुंह में डालने लगी थी वैसे ही आगे बढ़ी। अरे इसको क्या हुआ? ईमान जो देख गई थी इसको ऊपर जाती देख नमरीन आपी से बोली, अल्लाह ही जाने। नमरीन इतना कहती अध्यान को खाना देना शुरू हुई। इसका मतलब मान अस्पताल में मसरूफ था इसीलिए अध्यान मुझे लेकर आया है। वो रूम में दाखिल होते गुस्से से बैग फेंकते बड़बड़ाई, जैसे ही छुट्टियां हुई मैं गांव चली जाऊंगी। वो गुस्से से भरी वॉशरूम में घुसी। लाहौर, अयान तुम यहाँ? नुमान जो अभी अपनी एक मीटिंग से फारिग होते कैबिन की तरफ बढ़ा था, अयान को बाहर वेट करते देख हैरान होता उसके पास रुका, जबकि गले मिलते दरियाफ्त किया, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, सोचा फ़ोन नहीं कर लूँ। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, चलो। नुमान इसको लेते कैबिन में दाखिल हुआ, साथ ही चाय लाने का हुक्म सादिर किया। हाँ बोलो खैरियत? नुमान पूरी तरह अयान की तरफ मुतवज्जो हुए बैठा। दरअसल मुझे आपको कुछ बताना था। वो एक लंबा सांस भरते खामोश हुआ। कहो। नुमान को कुछ उलझा हुआ नजर आया। मैं आप अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़की थी जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसे पहली बार ऐसे मॉडल जमाने में खत लिखे। अयान ने लब पे हंसी फैली। नुमान बहुत गौर से उसकी कहानी सुन रहा था। वो लड़की मुझे हर जगह तंग करती। पहले तो उस लड़की का मुझे तंग करना बहुत गुस्सा दिलाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छा लगने लगा। वो अक्सर मुझे खत के साथ कभी फूल तो कभी कोई गिफ्ट भेजती। फिर बात फोन तक पहुंच गई। एक दिन मैंने इस लड़की को मिलने का बोला, लेकिन किसी मुसीबत की वजह से वो मिलने ना आई। मगर एक दिन अयान जो पहले खुशी से बोल रहा था, अब की हंसी की जगह उदासी ने ली। एक लड़की मेरे पास आई और इसने बोला, वो वही लड़की है जो मुझे तंग करती है और खत लिखती थी। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, चूंकि मैंने पहले कभी इस लड़की को देखा भी नहीं था। मुझे लगा अगर वो बोली है तो सच ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस लड़की के साथ टाइम गुजारने लगा। जब भी मैं उसके साथ होता मुझे फील नहीं होता आती जो फ़ोन पर बात करती थी वो वही थी। मैंने बहुत सोचा, अभी मैंने तह तक पहुंचा कि उस लड़की ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं इनकार ना कर सका, क्योंकि उसने मुझे पूरी यूनी के सामने पूछा। नुमान चौंका था, जबकि इसको याद आया कि अबिश ने ही अयान को ऐसे इजहार किया था। मेरा दिल जैसे उलझ रहा था। मैंने उस लड़की का पता कराना चाहा, लेकिन पता मैंने गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो शक था मुझे वो तो दूर हो जाएगी। मैंने किसी दोस्त की मदद ली। जानते हो मुझे क्या पता चला? अयान ने अपने नुमान को देखा था। वो बहुत हैरानगी और हैरत से कहानी सुन रहा था। मुझे पता चला जिस लड़की को के साथ मैं हूँ वो लड़की वो है ही नहीं, बल्कि वो कोई और लड़की है। और वो अयान खामोश हुआ था। नुमान उलझा इसको देख रहा था। वो लड़की जिसने मुझे खत लिखे वो हया थी, आपकी बहन। अयान ने बहुत आराम से बोलते नुमान की ज़मीन हिलाई। जानता हूँ आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन यही सच है। आया मुझसे मोहब्बत करती है। मैं भी इसको चाहता हूँ, मगर अभी उलझा पड़ा हूँ। आबिश मेरे और आया के दरमियान आ गई है। आया मुझसे भाग रही है, क्योंकि इसको लगता है आबिश मुझे चाहती है। मैं क्या करूँ? अगर वो चाहती है जो मैं इसको चाहता हूँ, इसका क्या करूँ? अयान स्पॉट होते पूरी तरह नुमान को हैरान कर गया। आया तुम्हें चाहती है? नुमान को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ मुझे चाहती है। वो अभी चाहने नहीं लगी, वो मुझे तब से चाहती है जब आपकी और नमरीन आपी की शादी भी नहीं हुई थी। 3 साल पहले से आया मुझे फॉलो कर रही थी। जानता हूँ नुमान भाई, आपको ये सब बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। अभी मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ, आप किसी तरह मेरी और आबिश की शादी तोड़ दें। अयान ने दरख्वास्त करते नुमान को देखा। मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है। नुमान उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही उठा तो अयान ने सदमे से इसको जाते देखा। मीरपुर, वो बुरहान शाह मुराद शाह का बेटा है। सरशार तो अपने बात से सुन हैरान होते साथ ही शॉक्ड हो गया। बहरोज जो करीब ही बैठा हुआ था आराम से सिगार पीते कश भरा। यही सच है, जब से पता चला है फैसल शाह तो घूम फिर रहा है। ऊपर से उसने एक बार फैसल शाह को धमकी भी लगा दी है। काश राजी ने तफसील से कहा, लेकिन ये हुआ कैसे? सरशार तो अभी भी यकीनी के आलम में था। काश राजी, पानी सर से ऊपर गुजरने वाला है। अभी वकार अपने बेटे को बताता कि दाता बख्श ने बताया। फैसल शाह एकदम से नाज़िल होते घबराया सा बोला, हुआ क्या है? वकाश राजी भी जल्दी से उठते खड़ा हुआ। होना क्या है, मेरे लाहौर और साहिवाल वाले सारे कारोबार पर छापा पड़ चुका है और मेरे आदमी के मुताबिक ये सब कुछ बुरहान ने किया है। खुदा जाने वो क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। मुझे तो लगता है इसको वो कैमरा मिल गया है जो दाता बख्श ने छुपाया था। इससे पहले वो मेरे गिरेबान तक पहुंचा। हमें इसको ख़त्म करना होगा। अगर इसको ख़त्म ना किया तो हम सब को तबाह कर डालेगा। अब इसको भी पता चल जाएगा कि वो मुराद शाह का बेटा है। फैसल शाह के हाथ पांव फूले तो वकाश राजी की सांसें भी थमी। रिलैक्स, अगर तुम सब चाहते हो हम बुरहान को अंदर से मारे तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। बहरोज जो सिगार पी रहा था धुआं छोड़ते सभी को देखा। कैसे खत्म कर सकते हैं? फैसल शाह जल्दी से बैठे तो वकाश राजी ने भी तीखी निगाह डालते बहरोज को देखा। उसको मारने से बेहतर उसकी कमजोरी पर हमला किया जाए। अब ये तुम लोग बताओ कि उसकी कमजोरी कौन है? माँ, बहन, बीवी, बाप,
کون ہے اس کی کمزوری؟ بہروز نے بہت آرام سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے دریافت کیا۔ ان لوگوں کو مار کر کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کیا فالتو میں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ فیصل شاہ جتنی جلدی سے بیٹھا تھا اتنی ہی جلدی سے تپتے اٹھا۔ ایک بار پہلے بھی برہان شاہ پر حملہ ہم نے کیا تھا، وہ نتیجہ تم سب کے سامنے ہے۔ اگر خود مرنا نہیں چاہتے تو پہلے اس کی کمزوری پر وار کرنا ہوگا۔ جب کمزوری ٹوٹ جائے گی تو برہان شاہ کو خود اپنے ہاتھوں سے مارنے کا موقع ملے گا۔ ابھی سوچ لو کیا کرنا ہے۔ میں تو اس کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، بہروز نے غلیظ پل سے بولا۔ میں بھی اس کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ سرشار کی آنکھوں میں سے خون سوار ہوا تھا۔ میرے خیال میں اس کی کمزوری اس کی بہن ہے، پرکاش رضی نے سوچتے بہروز سے کہا۔ نہیں، بیوی ہے اس کی کمزوری۔ میں جانتا ہوں وہ کس قدر اس کا جنونی ہے، بیوی پر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دیتا۔ فیصل شاہ اچھے سے جانتا تھا برہان کسی طرح آیت پر مرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بیوی کو اٹھا لاؤ، برہان شاہ خود ہمارے قدموں میں گر جائے گا۔ بہروز اتنا کہتے وہاں سے گیا تو پرکاش رضی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ جلد سے جلد عمل کیا جا سکے۔ اوکے گائز، آج تک کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔